जी पार्ट सी स्टार्ट हो गया जी 116। अच्छा जी, चल रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 के अंदर हमने पीपी 25 मिलियन पे शो कर दिया, इन्वेंट्री 8 मिलियन पे नजर आ रही है। उसके अलावा पीएनएल के अंदर क्या जा चुका है जी, एक 8 का कल्टीवेशन एक्सपेंस गया है और गेन 30 का, और फिर एक नेट गेन कितना है, नेट गेन कितना है पता नहीं कितना है, 4 या 5 था। चले, बात हो रही थी कि इन्होंने कॉर्न क्रॉप भी लगाया है। जो कॉर्न क्रॉप है उसके भी लगाने को आपने एक्सपेंस आउट कर देना है। तो उन्होंने इनकर किया 4 मिलियन का खर्चा। तो इस 4 मिलियन के खर्चे को कॉर्न क्रॉप प्लांट किया इन्होंने, 4 मिलियन खर्चा आया है जिसमें लैंड प्रिपरेशन वगैरह लगी है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस डेबिट हार्वेस्टिंग एक्सपेंस, कल्टीवेशन एक्सपेंस, हार्वेस्टिंग सॉरी कल्टीवेशन एक्सपेंस, सोइंग एक्सपेंस, डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से, 4 से। जाग रहे समझ आई है ये एंट्री, समझ आई। उसके बाद वो कहता है ये एक्सपेक्टेड है कि रेडी होगी जाके मार्च में। अब हमारा ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर पे, तो इस वक्त ये रेडी नहीं है। अब जब तक ये क्रॉप मौजूद है, जिंदा है, ये बायोलॉजिकल एसिड है। बीरर प्लांट तो ये है नहीं, ये क्या है, बायोलॉजिकल एसिड। अब अगर ये बायोलॉजिकल एसिड है तो फिर स्टैंडर्ड कहता है इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखें। तो सवाल में उसने बताया फेयर वैल्यू ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप वाज एस्टिमेटेड एट 5.5, कॉस्ट टू सेल गिवन नहीं है, तो फिर यही है। अब ईयर एंड पे आके आपने इसको किस पर उठाकर ले जाना है, अब जीरो से ही उठाकर ले जाए, क्योंकि ये तो सारा ही एक्सपेंस कर दिया। और अगर एसिड बनाया होता, दो ही तरीके हैं ना, दो तरीके हैं, या तो आप बायोलॉजिकल एसिड बनाएं और थोड़ा सा गेन या लॉस ले लें, और जब फिर उसको बेचें तो सारा एक्सपेंस आउट करें। लेकिन ये ज़्यादा मुनासिब अप्रोच है कि आप क्या कर लिया करें, जितना खर्चा करें कल्टीवेशन पे वो सारा एक्सपेंस आउट कर दें, फिर जिस वक्त बेचें तो सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गेन रिकॉर्ड कर दें। लेकिन बीच में ये मामला आ गया तो एक बायोलॉजिकल एसिड अब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगले साल फिर कुछ बायोलॉजिकल एसिड खत्म होगा और कुछ गेन आएगा। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे ये एंड पे आपने बायोलॉजिकल एसिड डेबिट करके, बायोलॉजिकल एसिड का नाम क्या है जी, कॉर्न क्रॉप, BA कॉर्न क्रॉप। कितना जी, कितने पे उठाकर ले गए आप, 5 पॉइंट। पूरे सवाल में आपने कहीं यूज़ नहीं किया जालमो, चलो खैर। अब फिर क्या करें, 6 करें इसको, सवाल के मतलब डिफरेंस आएगा फिर। वो मेरे ख्याल में मिलियन वाले सवाल में कम से कम एक डेसिमल लेते हैं, कम से कम एक डेसिमल लिया करें। आपने पूरे सवाल में नहीं लिया तो कोई बात नहीं, चलो खैर। तो बायोलॉजिकल एसिड कॉर्न क्रॉप डेबिट, और पीएनएल में ये फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो जाएगा। ईयर एंड की रीमेजरमेंट जो होती थी, तो जीरो पे पड़ा है इस वक्त हमारे पास, तो है नहीं बायोलॉजिकल एसिड, अब आ गया। अब अगले साल जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगी तो उसमें आपने क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डेबिट करना है। लेट से 10 रुपये का ये प्रोड्यूस आ गया, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट करेंगे हम 6 रुपये, क्रेडिट करेंगे हम बायोलॉजिकल एसिड से, और 4 फिर उस वक्त गेन बुक होगा। ठीक है, तो 6 इधर बुक हो गया, 4 अगले साल में। तो ये दूसरी अप्रोच है, इससे भी चल सकते हैं। तो उसके बाद इसकी कहानी तो हो गई ख़त्म, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो कल्टीवेशन एक्सपेंस ने आ जाना है और बायोलॉजिकल एसिड बैलेंस शीट में नज़र आएगा और उसका गेन भी नज़र आएगा। ठीक है, अब कल्टीवेशन एक्सपेंस फिर आ गया। ये कल्टीवेशन एक्सपेंस किसका है, कॉर्न क्रॉप का। ठीक है, वीट क्रॉप कल्टीवेट भी हुई और हार्वेस्ट भी हो गई, जबकि कॉर्न क्रॉप जो है वो सिर्फ कल्टीवेट हुई है। कितना, 4 था, 4 था ना, ओके। अब करंट एसिड्स के अंदर आपका बायोलॉजिकल एसिड नजर आएगा जिसका नाम है कॉर्न क्रॉप, क्योंकि ये जिंदा है अभी। और अगर ये कट के तो जिन्स में तब्दील हो जाती, अजनास बन जाते, तो फिर ये इन्वेंट्री में चली जाती। लेकिन फिलहाल ये क्या है, बायोलॉजिकल एसिड। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे आना है, जो हमने राउंड अप करके 6 किया। वैसे समझ आ रही है, फिर 5.5 वो पॉइंट्स नहीं लिए, फिर ये ना परेशान हो जाना बाद में सवाल को मैच करो तो समझ ही कुछ ना आए। खैर, इसके अलावा अब इस सवाल के अंदर और कुछ भी नहीं है। आखिरी पॉइंट में कहता है इन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है यकम जुलाई पे 10 मिलियन की। अब इसकी वैसे एंट्री क्या होती है, जब रिसीव हुई होगी तो कैश इनको आ गया और
डेफर्ड ग्रांट क्यों? क्योंकि अगले 3 साल में वो कह रहे हैं कि आपने फलां काम करना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ग्रांट टू प्रोमोट फार्मिंग इन अ पर्टिकुलर, फलां जगह पे तुमने फार्मिंग को प्रमोट करना है, इसके लिए पैसे आ गए इनके पास 10 मिलियन। द ग्रांट रिक्वायर्स जीएल टू रीपे एंटायर ग्रांट, सारी ग्रांट रीपे करनी पड़ सकती है इफ जीएल फार्म्स एट द लोकेशन फॉर लेस देन 3 ईयर। अब कंडीशन भी लगाई और वो वाली लगा दी जिसके अंदर सारे पैसे वापस ले लेंगे अगर 3 साल से पहले किसी वक्त रोका आपने, तो इसका तो कोई पोर्शन भी इनकम में नहीं जा सकता। नहीं याद आ रहा तो चलते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। IAS 41 ये वैसे तो उसने ये कहा था कंडीशनल ग्रांट हो तो रिकॉर्ड करो जब कंडीशन मीट हो। फिर आगे हमने ये 2 केसेस बना लिए थे कि ग्रांट मिली है जो रीपेबल होगी इन फुल अगर कंडीशन ना मीट हो। ये वाला टेस्ट किया था इसने स्टैंडर्ड इस दफ़ा पेपर में, यानी 50 की लाइबिलिटी है, 50 इनकम बनेगी 5वें साल के एंड पे जाके। जबकि अगर वो यूँ कहता कि जी साथ साथ आप एक साल की इनकम, मतलब 1 साल बाद अगर आप करोगे तो चौथा तो एक हिस्सा आप रख लोगे और बाकी 4/5 जब वो वापस करना पड़ेगा। 2 साल कर लिया तो 2 हिस्से रख लोगे, 3 हिस्से वापस करोगे, तो फिर साथ साथ इनकम बुक हो सकती थी। लेकिन हमारे सवाल में कौन सा वाला केस था? ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो कि गवर्नमेंट ने 10 मिलियन की ग्रांट दी है और ग्रांट रिक्वायर्स जीएल टू पे एंटायर ग्रांट इफ जीएल वार्म्स एट द लोकेशन फॉर लेस देन, अगर 3 साल से कम किसी भी वक्त फार्मिंग करता है, 3 साल से कम फार्मिंग करता है तो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसका मतलब पूरा 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी एंट्री जो कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुई है, ये डेफर्ड ग्रांट आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज में नजर आती रहेगी सारी की सारी। कितनी है? 10 मिलियन। कितने नंबर का सवाल था? लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं है? दूसरे सवाल पे आ गए। ये डिस्कशन वाला है इसलिए आप खुद भी कर सकते हैं, मैं इसमें डिस्कशन इसकी करूंगा। याद ना आएगा तो सामने स्टैंडर्ड ओपन कर लूंगा जो हमने पढ़ा था, बड़ी तफसील से इसको भी पढ़ा था। छोटा सा स्टैंडर्ड था लेकिन हमने इसका जूस अच्छा खासा निकाला था और आपको आज फ़ायदा नज़र आएगा इसका, यानी परिचय बच्चों को फ़ायदा नज़र आया होगा। कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू CEO's सजेशंस एंड इंक्वायरीज। ठीक है। Melon is a listed company with multiple subsidiaries and operates across various sectors. सेक्टर्स भी काफ़ी सारे हैं। CEO ऑफ ML नया नया आया है और उसने अब उसने अपनी चौकी मारने के लिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा तो उसने ये मैटर्स ऑपरेटिंग सेगमेंट रिलेटेड टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन ये रेज किए हैं। कहता है, सजेस्ट कर रहा है कि जैसे सिमिलर टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसकी सब्सिडरीज भी हैं तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। कोई भी पेरेंट नहीं माफ़ी उसको मिलती सब के वो कंसोलिडेशन ना करे। याद है आपको? कोई सूरत ऐसी नहीं थी, मतलब कोई सब्सिडरी रखने वाला है तो उसको कंसोलिडेशन लाजमी करनी पड़ेगी, अनलेस के वो एक स्पेशल केस था जिसमें ये सब्सिडरी पेरेंट किसी और की सब्सिडरी हो और फिर दूसरे बंदों को एतराज़ ना हो और फिर पेरेंट बना रहा हो और फिर ऐसी कोई बात यहाँ नहीं लिखी। तो सादा बात है, अगर इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं तो फिर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाता होगा, ML और सेपरेट भी। 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक सेट बनता है और एक कंसोलिडेटेड। अब ये दोनों आपको पता है इकट्ठी होती हैं, जैसे हम पैकेजेस को देखा करते थे, पहले अनकंसोलिडेटेड चल रही हैं फिर आगे कंसोलिडेटेड शुरू होती हैं। ठीक है। अब CEO साहब कह रहे हैं कि जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेगमेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, जो कि गिवन होती है, शुड ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन MLs। हाँ जी, क्या होना चाहिए? बोलो, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? CEO कह रहा है कि जैसे आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेगमेंट रिपोर्टिंग का नोट बनाया है वैसे ही सेपरेट में भी बनाओ। तो क्या करें? इसका क्या जवाब दें? होना चाहिए। आप भूल गए हैं। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, मैं वहाँ से जाके पढ़ाऊँगा। असल में IFRS 8 को तो बिल्कुल ही जो है ना मस्कीन मातड़ समझ के छोड़ा होता है। हाँ जी,
तो ये जैसे ही आप जैसे ही छोड़ कर गए होंगे। हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर एक कंपनी ऐसी है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रही है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रही है, तो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट देना है, सेपरेट में देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, हमें तो नहीं याद आ रहा, तो इसके लिए मैं तो भाई सबूत के साथ चलूँगा आपके साथ आज, ठीक है। आज तो दिन ही ऐसा है, लग रहा है लब जाए। ऊपर ही है, ठीक है। ये अब एक पैरा था, पैरा 4, ए फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ, ये मैंने उस वक्त का लाइन लगाई, अभी तो आपके सामने नहीं लगा रहा, बोथ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट एंड दैट इज विद इन स्कोप ऑफ आईएफआरएस एज वेल एज पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन कंसोलिडेटेड। अब याद आया, याद माजी अजाब है ना आप लोगों को लगता है। तो यहाँ पे आपने फिर क्या कहना है, आपने कहना है कि जी अगर यही वाली लाइन ऐसे ही लिखनी है, अपने अल्फाज में लिख दो, if a company is preparing separate financial statements as well as consolidated financial statements, segment reporting या segment information जहाँ पे लिखा हुआ है is required only to be presented in consolidated financial statements, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि नहीं करना। तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर तो करना ही सेपरेट में, फिर और कहाँ करेगा। ये तो यही बात लिखी हुई है, ऐसी कंपनी जो कंसोलिडेटेड भी बना रही है और सेपरेट भी बना रही है, तो वो सिर्फ कंसोलिडेटेड में दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आए कहता है जी, सीईओ साहब कहते हैं जी, प्रोपोजेस दैट अ न्यू सेगमेंट शुड आल्सो बी डिस्क्लोज सेपरेटली एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इवन दो इट वुड नॉट मीट द 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड एट द नेक्स्ट ईयर एंड। सेगमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन एंड एक्सपेक्टेड टू बिकम सिग्निफिकेंट टू एमएल इन कमिंग ईयर्स। अब इसका क्या करें। वो कह रहा है कि यार ये नज़र तो नहीं आ रहा कि 10% थ्रेशोल्ड मीट करेगा अगले साल, लेकिन फिर भी आप इसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो क्योंकि हमें लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट होना है हमारे लिए बहुत। क्या करें आप, कर दें या मना कर दें? कर दें, क्यों कर दें जी? IFRS 8 आपको ये बात अलाउ करता है कि अगर आपको लगता है कि कोई सेगमेंट जो है वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता, लेकिन आपको लगता है कि वो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप उसको डिस्क्लोज कर दें। रिक्वायर्ड नहीं है, अलाउड है, रिक्वायर्ड नहीं है। अब आपको कि ये कहाँ पड़ा था, सबूत सामने आ जाना अभी कड़क करके, अब मैनू लब जाए बस, थोड़ा नहीं लबना मैनू। ये ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द क्वांटिटी मे बी कंसिडर्ड रिपोर्टेबल, ये येलो के साथ लिखा हुआ है, एंड सेपरेट डिस्क्लोज इफ मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट वुड बी यूजफुल टू यूजर। नहीं है थ्रेशोल्ड मीट कर रहा, अब देख लो, ऐसे नहीं यहाँ तक जाकर इन चीज़ों को इतनी डिटेल में जाकर पढ़ा, जो डिटेल वाली चीज़ होती है वैसे ही पढ़ी जाती हैं, और जो दूसरी होती हैं वो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकली डिटेल में चले जाते हैं। ज़रूरत है इस चीज़ की, अगर आपने एक्सेल करना है तो ज़रूरत है इस चीज़ का। देखो 8 नंबर का सवाल बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ यार, ये जो पैराज रीड किए थे ऐसी गपशप लगाते हुए पढ़ाया था, लग रहा था टाइम पास कर रहा है उस वक्त, है ना। कहा था रीड ओनली कर लेना, फिर अगले दिन पढ़ाऊंगा, फिर मुझे पता था कि इन्होंने पढ़ के आना, फिर इसलिए मैंने खुद पढ़ाया भी था, ठीक है। अब ये बात आपने लिखनी है ऐसे ही, ठीक है, कि एन ऑपरेटिंग सेगमेंट विच डज नॉट मीट वुड नॉट मीट क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड may be disclosed separately as operating segment as IFRS allows this, but it is not required under IFRS। लेकिन चूंकि अलाउड है तो इजाजत है। मैंने कहा था IFRS बड़ी गुंजाइश देता है, अगर आपको लगता है ये करना है तो कर लें, ये लिखना था आपने, ओके। कहते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सेपरेट। अब यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती ये हुई कि आप लोगों ने लिफ्ट चूंकि नहीं कराई होती तो यहाँ पर उसने क्राइटेरिया भी पूछ लिया। अब 8 नंबर है, मैं मार्किंग स्कीम मेरे पास पड़ी है, लेकिन अब उस पर टाइम लग जाएगा, देखना ले। वैसे मुझे लगता है कि 8 में से शायद इसके थोड़े ज़्यादा नंबर हो, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ज़रा पढ़ना, तब तक मैं ज़रा ओपन कर लूँ, ज़रा पढ़ना, ऊंचा पढ़ दो ना, मैंने भी तो सुनना है यार। हद हो गई यार, ऊंचा ये तुम कैसा ऊंचा पढ़ रहे हो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं खुद ओपन कर लेता हूँ, रहन दो तुसी। ये
द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट हैव बीन कंबाइंड। उन्होंने क्या किया जी, दो सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट को कंबाइन कर दिया। क्या वैसे बताओ ये हो सकता है कंबाइन? पढ़ा तो था हमने, एग्रीगेशन क्राइटेरिया एक था, दो या दो से ज्यादा सिमिलर नजर आने वाले सेगमेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं अगर वो इन सारी चीजों को के अंदर एक जैसे हों, जिसमें हमने कहा था नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ट्रेंड, सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लॉज, रेगुलेशंस वगैरह वगैरह, नेचर ऑफ कस्टमर, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 पॉइंट्स थे। उसने 5 पॉइंट्स रिप्रोड्यूस करा लिए थे। चलो 5 ना सही, किसी को 4 भी याद आ जाते, इसी तरह से अपने अल्फाज में लिखने थे तो उसको नंबर तो मिलने चाहिए थे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की मार्किंग स्कीम देखने आया, उसने कहा 2 मार्क्स फॉर ईच मैटर। तो कितना एक आपके ऊपर मेहरबान है ये, क्या इसके भी 2 नंबर ही रखे थे कि अगर किसी को नहीं भी याद रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर कटे, चलो 1 आ जाए, जितना को लिख देंगे। बहरहाल आगे वो कहता है have been combined and reported as one operating clarification। उसने कहा जरा मुझे बताओ यार, समझ नहीं आ रही। clarification is required on whether the result of two segment can be combined, question, and reported as single operating segment, and if so the criteria of such aggregation। तो ये 5 पॉइंट्स जो पढ़े हैं मैंने, ये ऊपर है, ऊपर ये इतना सही याद करवाया था। 2 or more operating segment may be aggregated into a single operating segment if the segments are similar in each of the following aspects: nature of product service, सिर्फ इतना लिखना काफी था, nature of production process, type or class of customer, method of distribution, and nature of regulatory environment। 2 नंबर है इसके। ना पढ़े, जो पढ़ाया जाए वो ना पढ़े, ठीक है। IFRS 8 रिवीजन प्लान में होगा, चॉइस में छोड़ देना। अब इस दफा आ गया है और ये देख लो, फिर अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ोगे ये, क्योंकि उसने फिर आ जाना है, क्योंकि ICAP भी यही कहेगा, बच्चे नहीं छोड़ देना। CEO suggests that detail of major customer should no longer be included in disclosure as these customers are not ML segment। कहता है ML का सेगमेंट नहीं है ये, तो तुम लोग को भाई हमने कहा था जिस सेगमेंट से कोई मेजर कस्टमर है, मतलब अगर सारी सेल का 10%, एक्सटर्नल सेल का 10% किसी एक बंदे से आ रहा है, यही था ना मेजर कस्टमर, तो आप उसके बारे में बताओ। नाम बेशक मत बताओ, लेकिन ये बताओ कि आपके टोटल सेल्स का 10% एक बंदे से आ रहा है या 2 बंदों से आ रहा है, और वो फलां सेगमेंट के कस्टमर्स हैं, ये भी बताओ। तो वो कह रहा है कि ये नहीं बताना। तो देखो नहीं जी, ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्स दैट अ कस्टमर जिससे आपका 10% रेवेन्यू आ रहा है शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, ठीक है। रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर याद होगा आपको, ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं। ये एंटिटी डिस्क्लोजेस द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर बाय स्टेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल कस्टमर अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, एंड उस बंदे का बता दो और उस सेगमेंट का बता दो जिससे है, लेकिन उसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कह रहे रहने दो, तो आपने कहना नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, ये बताना ज़रूरी है। तो अपने अल्फाज में लिखना था, 2-2 नंबर लेने थे, मुफ्ता लगाना था इसमें। चलें जी, अब क्या रह गया जी, बस लीज ही रह गया है। अच्छा, अब चलो लीज पे जाने से पहले IFRS 9 वाला उधार ना उतार लें। IFRS 9 में करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन रहती है, फिर लीज पे जाते हैं। लीज के अंदर मैंने आपको लीज के नोट के अंदर करंट नॉन करंट बाइफर्केट करना नहीं सिखाया था, और एक चीज़ पता नहीं मुझसे कैसे रह गई। अब हालांकि ये कल के प्लान में नहीं थी, तभी तो मैंने कहा था कि असर तक, अभी उम्मीद तो यही है असर तक फ्री हों, लेकिन अगर नहीं भी होंगे तो ये जो अब काम मैं बता रहा हूँ इसकी वजह से। वो काम क्या है, हमने जितने सवाल देखे उनमें लेसी की नॉर्मल लीज होती थी IAS 12 के साथ मिक्स, कोई एक सवाल लेसर वाला हमने ना किया। शायद आखिरी पास पेपर में थोड़ा सा ये आया था, आप लोगों ने किया IAS 12 का आखिरी पास पेपर किया हुआ है ना, IAS 12 का कुछ नहीं छोड़ा था, मुझे याद है। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। खैर है, बहरहाल एक चीज़ रही हुई थी, अब वो रही हुई तो रही हुई चीज़ ही होती है, अब ना भी आए पर्चे में कभी, लेकिन चीज़ है तो सिलेबस में ना। तो वो क्या था, ये इसकी फाइनेंस और ऑपरेटिंग दोनों लीजेस को लेसर की मिक्स करना IAS 12 के साथ, और लो वैल्यू एसेट लेसी की मिक्स करना IAS 12 के साथ, ये रहता था। अब ये एकदम से कल वो गो थ्रू करते हुए चीज़ों को बीच में से पड़ोक करके निकल आया, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो वो भी करेंगे, उसके बाद 15 का 2 छोड़ा हुआ था वो करेंगे, और फिर रीसेंट अटेम्प्ट करके फिर भाई का फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे, उसके बाद फिर आपको छुट्टी दे दूंगा इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से फिर और कुछ नहीं है,
लेकिन बेटा बहरहाल जाहिर सी बात है चीज़ें सामने आती हैं, दिल में तसल्ली नहीं आती है, तो फिर अगले हफ्ते के अंदर अगर कुछ हुआ तो आखिर में बताऊंगा कि अगर कुछ हुआ तो फिर आपको मैं दोबारा बुला लूंगा, ठीक है? ओके ओके क्या था? करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन, और चलो यार कर ही लें फिर पहले उसको IFRS। अब बस ये एक सवाल रह गया, वैसे ये पहले भी हो सकता है, अगर कहो तो ये पहले कर देते हैं। ये तो लेसी का सवाल है और लेसी थोड़ा सा रिवाइज हुआ पड़ा है, इससे जान छुड़ा के ही जाते हैं एक सवाल। क्या ख्याल है? चलो भाई इजाज वो मिटा दो हमारा बोर्ड, तख्ता स्याह, तख्ता सफ़ेद मिटा दो, तख्ता सफ़ेद। चलो जी ये पहले कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। रिसेंट टाइम में कम से कम ये हो जाता है कि बंदा कहता है लो जी मेरा एक रिवीजन मेरी हो गई है, पूरा पेपर पूरा सिलेबस रिवाइज कराता है। कोई टॉपिक इसमें मिस हुआ है? आई थिंक IS 21 सिरे से ही मिस हुआ होगा, उसकी सिर्फ 1 या 2 MCQs आए थे, ठीक है? अच्छे से तैयार कर लेना, रिवीजन प्लान में जो सवाल हो टिका के कर लेना, हाँ बता रहा हूँ। और IFRS 9 भी मिक्सचर के साथ आया है, मतलब IFRS 9 की भी एडजस्टमेंट आई है, तो IFRS 9 और MCQs में तो वो भी आ सकते। IFRS 15 वही कह रहा हूँ, IFRS 15 MCQ में तो आया हुआ है ना, IFRS 15 MCQs में एक एडजस्टमेंट है, ठीक है? तो इनके बारे में मुझे डर ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए पढ़ाते हुए भी इन पर टिका के काम जोर लगा लिया था हमने। IFRS 9 में से एक छोटी सी चीज़ रह गई थी जो अब इसके बाद ही चल के करते हैं, ठीक है? ये सवाल हमने किया था, अब मैं वो नहीं ओपन कर रहा, उसके अंदर हम एक जगह पे अड़े थे, फिर रुक गए थे, फिर उसके बाद वो चेंज हो गया था। मैंने कहा था अब जब एंड पे करना ही है तो फिर एंड पे इसको एक बार नए सिरे से ही कर लेंगे। ये सवाल टेस्ट में आया था तो अभी कर रहे हैं बस इसको। अब वो जो डिस्कशन थी जहाँ पे भाई ने रोका था वहीं पे रुक गई थी, फिर उसके बाद अगले दिन क्योंकि रनिंग में काम चल रहा होता है तो वो निकल गया। फिर मैंने कहा यार रिसेंट टाइम जो है अल्टीमेटली मैंने तो एंड पे करानी होती है, मेरी तसल्ली तभी होती है। अभी भी कंसल्टेशन के सवाल से आप भाग गए हैं, वो भी असल में बिल्कुल पुलेखा लग गया था मुझे, मैंने वो गायब कर देना था किताब से, मतलब आपको कहना था कि मत करो आखिरी क्लास में करेंगे, लेकिन वो आप कर गए थे। उसमें बस छोटा सा पॉइंट था, फिर मैंने बता दिया। तो अब ये सवाल करते हैं, रिक्वायर्ड है करेक्टिंग जर्नल एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्रीज करनी है, ठीक है? सवाल को पढ़ लें। IFRS 9 करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन है और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। उसमें छोड़ा, को सवाल भी नहीं छोड़ा था हमने, कुछ पार्ट्स छोड़े थे वो फिर कर लिए तो मैंने देख लिया। चलो यार इसको तो करें ना पहले जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ LL फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24 आर अंडर प्रेपरेशन वाइल रिव्यूइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीज ट्रांजैक्शन एंटर ड्यूरिंग द ईयर इट वाज पता लगा कि अकाउंटेंट ऑफ LL हैज सिंपली रिकॉग्नाइज्ड राइट ऑफ यूज एसेट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी रिलेटेड टू प्लांट एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंटल्स ऑफ 48 डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ 16%, ठीक है? ये उसने किया है। सब्सिक्वेंट एंट्रीज फॉर डेप्शन और इंटरेस्ट भी इसी बेस के ऊपर हुई हैं और IDC को उसने एक्सपेंस आउट किया है। चलो ये तो अब उसकी मर्जी है, ठीक है? तो ये जो उसने किया है ये तो बाद की बात है, हम पहले ओरिजिनली कर लें तो बेहतर है, ठीक है? कहता है लीज के बारे में कि प्लांट वाज लीज्ड ऑन यकम जनवरी 14 फॉर अ नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 4 years, लीज टर्म आ गई, एट एन एनुअल रेंटर ऑफ 48 million पेएबल इन एडवांस, ठीक है? LL incurred IDC ऑफ 12 million, IDC इंस्टॉलेशन, PV ऑफ डिसमेंटलिंग, वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं आते। ओपन करूं समरी, ये कल की थी, कुछ याद आ गया? ये बारों बार जनरल एंट्रीज में जाते हैं, यानी राइट ऑफ यूज का पार्ट बनना है इसने, ठीक है? लेकिन इसमें से चूंकि रीइंबर्स कर दिया है लेसर ने 4 million, तो इसका मतलब आपका 4 तो गया लेसर की तरफ। IDC ऑफ लेसी कितनी बनी? हमारे सवाल के लिए सिर्फ 8 यूज होने, ठीक है? अब उसने जो गलती की है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम तो भूल गए कि उसने कोई गलती की। हम पहले जरा अपना लीज का सवाल कर लें। हाँ, ओरिजिनल एंट्रीज हो जाए ना तो रॉन्ग में अगर कोई प्लस माइनस हो भी जाता है समझने के अंदर तो इतना बड़ा मसला नहीं है। थोड़े बहुत नंबर, चलो अगर 8 नंबर 10 नंबर है तो 6-7 फिर भी आ जाते हैं। खैर चले, एट द एंड ऑफ लीज टर्म LL हैज एन ऑप्शन टू परचेज द प्लांट, तो परचेज ऑप्शन है एट इट्स एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू पर ही है।
अब फेयर वैल्यू पर है तो आप सवाल से पूछते थे, क्योंकि आप लीज का कल फॉर्मूला याद रिवाइज करवाया था, अल्लाह करेगा वही खुला होगा यार, ओपन कर लेने में हर्ज नहीं है। लीज पेमेंट का फॉर्मूला था डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर और जीआरवी इफ ओनरशिप विल नॉट। और पीओ के बारे में हमारा रूल था कि ये कितना लेना है, कब लेना है, जब रीजनेबली सर्टन हो के वो एक्सरसाइज करेगा, और जीआरवी लेना है एक्सपेक्टेड टू बी पेड लेसी के केस में। बातें आपको याद है यार, ये सबसे पहले वाले टॉपिक्स में, अभी IS38 आप करके आ रहे हैं, तो खुदा के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा भी रखो। अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन अब वो ढूंढना एक मसला है। वो पता नहीं किधर था, कल अच्छा भला ओपन किया था, फिर पता नहीं किसी ने छेड़ा होना है, कुछ और सवाल आगे पीछे हो गया। अब ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़नी है इंशाल्लाह रिवाइजिए। तो हमारा ये वाला केस है, क्योंकि वो कह रहा है रीजनेबली सर्टन। अब पूछेंगे अगर परचेज ऑप्शन है तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो कह रहा है मैंने नहीं लेना, इसका मतलब पीओ नहीं लेंगे, जीरो। और अगर वो कहेगा नहीं रीजनेबली सर्टन है कि वो एक्सरसाइज करेगा तो फिर पीओ फुल फ्लाई ले लेंगे, फिर रीजनेबली सर्टन। ठीक है, जीआरवी नहीं है, यूजीआरवी तो इसकी होती नहीं है, जीआरवी नहीं है। कल वाला सवाल जो देखा था उसमें क्या था, वो जो हमने IS12 के साथ मिक्स किया था उसमें जीआरवी आ रहा था, इसमें पीओ आ रहा है, दोनों चीज़ें उसने टेस्ट कर ली। खैर, इट इज रीजनेबली सर्टन दैट LL विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो ही पहले वाला फॉर्मूला बन गया। डाउन पेमेंट है नहीं, रेंटल 48 मिलियन एडवांस में, और फिर आगे 3 डिस्काउंट होंगे, और फिर 50 मिलियन क्या है परचेज ऑप्शन की प्राइस। यूजफुल लाइफ प्लांट की है 7 ईयर्स। अब बेटा लीज टर्म को ना लेकर बैठे रहना, क्योंकि यूज ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस है। अगर वो एसेट घर ही ले जाएगा तो फिर उसने लीज टर्म पे नहीं यूजफुल लाइफ पे करना, 7 ईयर्स। मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन इज 16%। हाँ, तभी तो उसने भी 16% यूज किया था, सही तो किया उसने, अभी तक तो सही लग रहा है। लेकिन आगे कहता है हाउएवर एज एन इंसेंटिव टू LL फॉर एंटरिंग लीज लेसर हैज इनकॉर्पोरेटेड इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11%। अब अल्लाह करे ये लेसी को पता हो तो फिर यही यूज करेंगे, ना हुआ तो फिर कोई और रेट देगा, इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट। ठीक है, वो कहता है ये नोन है, ओके डन हो गया। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, 11% पे हमने सवाल करना। अच्छा, वो याद भी आ रहा है कि शुरू में पढ़ के आए उसने 16 पे किया है, पर वो बाद में देखेंगे, गलती बाद में। ठीक है, गलती के अंदर प्लस माइनस हो जाता है समझने में, लेकिन ओरिजिनल के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल तो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, गलती में तो उसने क्या किया वो आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो भी जाए तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता नंबरों का। ओरिजिनल में अगर गड़बड़ा तो मतलब आपको स्टैंडर्ड ही नहीं आता यार। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। LL इज ऑब्लाइज्ड टू इनकर डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ 27 मिलियन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। तो यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट 7 साल के एंड पर होनी है, तो PV ऑफ डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग ये निकालेंगे, और इसको भी ये भी बारों बार मतलब राइट ऑफ यूज का पार्ट बनना है इसमें भी। ठीक है, अच्छा वो कहता है अब डिस्काउंट रेट कहीं और ना मिले तो ये वाला यूज कर लेना। अब हमें कहाँ नहीं मिला, हमें इसी PV के लिए डिस्काउंट रेट और कहीं नज़र आए, क्योंकि मार्केट रेट तो नहीं यूज़ करते होते ना, डिस्काउंट रेट फिर ये 13% इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल को पहले कर लेते हैं। वर्किंग क्वेश्चन नंबर सफरिंग 25, नाम है इसका LL। यहाँ पे हम ओरिजिनल वर्किंग करते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं, फिर रॉन्ग वर्किंग करेंगे, रॉन्ग एंट्रीज करेंगे, और फिर अपनी इधर रेक्टिफाइंग बना लेंगे, रिक्वायर्ड रेक्टिफाइंग। पर्चे में क्या करना है, पहला सफ़ा खाली छोड़ देना है, दूसरे सफ़े पे वर्किंग शुरू कर देनी है, ओरिजिनल रॉन्ग कहीं से निकाल नकूल के फिर रेक्टिफाइंग एंट्री फेस पे साफ सुथरी करके लिख देना। बाकी वर्किंग में जिधर मुंह आए चलते जाओ कोई मसला नहीं। ठीक है ना, ओके। तो ये मेरा पहला सफ़ा खाली है, ये दूसरा सफ़ा मेरा वर्किंग 1। लीज पेमेंट्स, डाउन पेमेंट कोई नहीं है, रेंटल है 1 नहीं है 4 है, और परचेज ऑप्शन है 48 ही था ना रेंट, जरा देखते रहना कितनी आ गई लीज पेमेंट। वैसे तो बड़े हो गए हैं, लीज पेमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट चाहिए होती है। चाहे बहरहाल आप कर दें, कोई नहीं, रिवीजन है तो। कितना आता है
4 साल की लीज टर्म ही है ना, ये सही लिखा है मैंने, बोलो कितना, हाँ 242। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब 48 एडवांस वाला छोड़ दो, इसको माफ कर दो, बाकी 348 को 11% के हिसाब से डिस्काउंट कर लो और 50 को खामोशी से डिस्काउंट करो, मतलब सॉरी 4 चौथे साल के एंड, ठीक है जी। $198, ठीक है। अब वर्किंग 2 आपकी होती थी, अब वर्किंग 2 चलो कर दो। अब फिर डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। बैलेंस लेसी का सवाल है तो स्टार्टिंग पॉइंट पीवी ऑफ एलपी किस डेट को, यकम जनवरी 24, पहला साल, पहला दिन ही है ना, देखते रहना, जागते रहना। अब एडवांस है एरियर है, पहली लाइन तो छोड़ दो ना, यकम जनवरी 24 48, फिर यकम जनवरी 25। एडवांस का भी सवाल हो तो एक ही आगे जाना पड़ता है, इंटरेस्ट की एंट्री के लिए भी पूरे सवाल को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े यहाँ पे 2 लाइनें खाली छोड़ दो, फिर आगे चले जाना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जगह काफ़ी तंग हो रही है, खैर तो कोई इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल बकाया 150 आ गया जी। उसके बाद इंटरेस्ट 11% लगाओ, 16.5, एक डेसिमल लेके चलो, सही है। बकाया प्रिंसिपल आज का दिन बता दें, 31 पॉइंट, और बैलेंस जरूरत तो नहीं एंट्रीज के लिए, 16.5 है ना, चलो फिलहाल छोड़ दो इसको, देखते हैं, चलो देखते हैं, जरूरत पड़े तो लिख लेंगे। अब इंटरेस्ट आ जाएगा, पहले राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, दूसरी चीज़ हमें चाहिए आईडीसी, उसको भी एसेट का पार्ट बनाना है, ठीक है। आईडीसी की एंट्री भी राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, तीसरी एंट्री पीवी और डिसमेंटलिंग भी है, ये सब चीज़ें आती थी, याद है ना। फिर उसकी डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पे मैं वर्किंग नंबर 3 कर लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ निकाल लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ में पीवी ऑफ एलपी आता है, आईडीसी आता है, और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग आएगा। डिसमेंटलिंग की कॉस्ट कितनी है जी, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पर, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पर पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग क्या है 27, यूजफुल लाइफ के एंड पर है, तो 13% के हिसाब से इसको खींच कर ले आते हैं 7 साल पीछे, कितना जी 27, कितने साल पीछे लाओगे, तो पीवी आ गई 198, आईडीसी आ गई 8, यहाँ पर शो कर दो 12-4 एग्जामिनर को, ठीक है, और 11.5 आ गया। कोई चौथी चीज तो नहीं है ना इसमें, बोलो, $217, और वर्किंग 4 वर्किंग्स करी जा रहे हैं, चलो खैर। डेप्रीसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज यहाँ निकाल लेते हैं जी, 217.5 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या लीज टर्म, यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 0.1, ठीक है। अब यहाँ तो जगह बची नहीं है, मैं फिर यहीं पे ओरिजिनल एंट्रीज करता हूँ, ज़रा कंजूसी के साथ कर लेते हैं। ओरिजिनल एंट्रीज, सबसे पहली एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 192 से 198 से, उसके बाद एडवांस है, पहली किस्त आ गई, कराओ, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट,
हाँ आईडीसी भी आनी है, वो पहले कर लो, बाद में, चलो पहले कर लो। राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश आईडीसी वाला क्रेडिट, कैश क्रेडिट आईडीसी, पहले कैश लिखते होते थे, मुझे भी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा जी। कितना? 8। फिर पीवी और डिसमेंटलिंग भी यहीं पे फेंको, वो हमने वैसे नीचे ऐड कर लिए, पर चूंकि एंट्रीज करनी है ना, वो तो मैंने अपनी डेप्रिसिएशन के लिए जरा उस तरह से वर्किंग कर ली, ठीक है। तो जी नेक्स्ट है राइट ऑफ यूज डेबिट, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग क्रेडिट, वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस दो, बार बार नहीं करना, 11.5। और अब पहली किस्त पे करा दो, लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। ये पहले दिन ये सब कुछ यकम को हो रहा है, मैंने डेट्स नहीं लिखी, डेट लिखने की जरूरत है, डेट लिखने की जरूरत है, रेक्टिफाइंग एंट्री ईयर एंड पे खड़े होकर करते हैं। बाकी अगर लिखना चाहो डेट तो यकम जनवरी 24, यकम जनवरी 24, यकम जनवरी 24, यकम जनवरी 24, और अब आएगा 31 दिसंबर 24। ईयर एंड सेम है, मुख्तलिफ भी कर सकता था वो। अच्छा चले, अब 31 दिसंबर पे 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री इंटरेस्ट की, ये इंटरेस्ट यकम जनवरी 24 से 31 दिसंबर 24 तक का है, लेकिन 31 दिसंबर 24 की बजाय अगले साल यकम जनवरी 25 को नजर आ रहा है, तो फिर एंट्री एक्रूवल की अपने साल में डाल देनी है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस दो 16.5, और डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, राइट ऑफ यूज का डेप्शन डेबिट हो गया, और accumulated depreciation credit, working 4 का रेफरेंस दे दो 31.3, 1 सॉरी 1। लो जी, ये होना चाहिए था। इसके अलावा अगर कुछ है तो देख लें, मुझे बता दें, वो भी कर दें ओरिजिनल में। रॉन्ग में फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, अब जाके ओरिजिनल में तो कोई लड़ाई नहीं ना हमारी। ओरिजिनल के लिए तो ये बड़ा ही सादा सा सवाल था, ओरिजिनल देखा जाए तो। इस पे कई मुश्किल सवाल हमने कर रखे हैं जी। बेटा अनवाइंडिंग भी करनी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मिस हो गया, डन बाय अकाउंटेंट, बाद में करते हैं जी। बेटा प्रोविजन का भी 1 साल गुजर गया है, तो प्रोविजन की अनवाइंडिंग भी है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और ये वाला इंटरेस्ट पेएबल नहीं है, बल्कि ये वाला प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ठीक है। वो पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट मैंने लिख दिया है, तो प्रोविजन ही ना, उसकी एंट्री तो यही हुई है ना, राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट है, राइट ऑफ यूज डेबिट, एसिड डेबिट हुआ है ना, लीज्ड एसिड, जैसे हमने प्रोविजन पढ़ी थी I37 इफ्रिक 1 वाली, वो भी नहीं आया इस दफा, शायद वो भी आ जाए, थोड़ा सा बस यहाँ पे टेस्ट किया उसने। जो जो चीजें आपने पढ़ी हुई आपके सामने से गुजर रही हैं, और जो नहीं मतलब इधर से गुजर रही, वही पढ़ी हुई तो है ना, तो आपने बस जो पढ़ाया वो सारा पढ़ के चले जाना, पर्चा उससे बाहर नहीं जा सकता, ये देख लें, सारा पर्चा आपके सामने है। अभी तक तो आप ये पर्चा आखिरी दिन करवाने का सिर्फ एक मकसद है, साथ साथ हो सकता था जो गलती से 1-2 सवाल हो भी गए, लेकिन एंड पे मेरे कराने का मकसद सिर्फ ये होता है, मेरी कोशिश होती है मैं उसको देखूं ही ना, एंड पे आकर कराने का मकसद ये होता है कि यार देखो सब पढ़ा ना, वो सब पढ़ने के बाद ये आपके सामने है, तो क्या चीज बाहर से आई है। अब ये आखिरी सवाल चल रहा है, तो कोई एक चीज ऐसी नहीं निकली जो बाहर से आई हो, सब पढ़ा हुआ था। और पिछली दफा वाले किसी स्टूडेंट से पूछ लेना कि शायद कोई चीजें चेंज होती हैं, सिर्फ पैटर्न चेंज होता है, कहीं एक सवाल ज्यादा एक कम, ये होता है कोई नया आ गया पुराना बी पार्ट में दे दिया, ये तो होता है, लेकिन चीजों में कमी जो पिछली बार थी वही इस दफा है। तो फिर कहां पे कमी रह जाती है? आखिरी महीने की मेहनत में। तेरे ही बाल अभी सुन के आ रहे हैं शेर हैं। हाँ, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, और ये वर्किंग नंबर 3 में ही नहीं, ये इधर ही कर ले। अब कुछ तो इधर भी करना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। 11.5 का 13%, 13 ही था ना, 1.5 कर लेते हैं जी, आप कहते हैं तो कर लेते हैं।
अच्छा जी, अब रॉन्ग एंट्रीज पे ज़रा थोड़ी सी उधर रखो, शफकत आप खुद करें, बल्कि ले आओ ले आओ, पहले यहाँ से पढ़ेंगे फिर ही करेंगे ना भाई। जो होना था वो हो गया। 10 नंबर के सवाल में ओरिजिनल में आपने क्या देर लगानी थी? ओरिजिनल तो आपके लिए एक बेसिक सा सवाल था, जैसे मुजतबा मुर्तजा शुरू वाले सवाल करते होते थे हम, याद है? अब उसने जो किया है ना, कुछ अच्छा नहीं किया। कहता है जब आपने रिव्यू किया तो उसको IFRS 16 की शायद खास समझ नहीं थी, तो उसने क्या किया है, आपने नोट किया कि उसने सिंपली रिकॉर्ड किया है राइट ऑफ यूज एसेट को और कॉरेस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी, यानी राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट किया है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंटल्स ऑफ 48 मिलियन डिस्काउंटेड एट 16%, यानी वो एक तो IDC को शायद ऐड करना भूल गया, क्योंकि आगे वो कह रहा है इसी बेस पर डेप्शन भी की है, प्लस वो क्या था, वो PV ऑफ डिसमेंटलिंग वगैरह को भी भूल गया, सिर्फ उसने 48 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू ली। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेते हैं उसी वाला काम, कोई मसला नहीं। रेट भी गलत यूज कर गया है, क्योंकि अगर इम्प्लिसिट रेट गिवन हो तो हम वो यूज किया करते हैं। तो वर्किंग नंबर 2 डायरेक्ट अगर PV ऑफ LP निकाल दूं, इजाजत है? वर्किंग नंबर 5 सॉरी जी, वैसे इसको 1.1 इसको ऐसे करना चाहिए था, है ना? चलो खैर, हाँ जी। अब उसने क्या किया है, PV ऑफ LP मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, उसने 48 तो लिया, लेकिन उसको डिस्काउंट किया है 1.16 के हिसाब से, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। चांदमाई क्या कर दिया तुमने, बोलो? 155.8, और कहता है, और फिर आगे कह रहा है द सब्सिक्वेंट, इसके बाद वाली डेप्शन की और इंटरेस्ट की एंट्रीज जो है वो इन्हीं अमाउंट्स के ऊपर बेस कर रही हैं, और IDC को भी उसने एक्सपेंस आउट कर दिया है, उल्टा IDC को एक्सपेंस ही कर दिया। बड़े दिन हो गए थे, मैंने कहा याद नहीं किया आपने दूसरे फ्रेंड को जी। वर्किंग 6 इतनी वर्किंग यार, वैसे 5 में ही चल जाता काम। चलो खैर, डेट, लेकिन गलती में सिर्फ इतना ही अज्यूम किया करो जितना, ये तो इंस्टॉलमेंट है, जितना कहा गया हो बस, बाकी यही है कि जो उसने किया बाकी ठीक है। परचेज ऑप्शन को क्यों नहीं लिया? हाँ, तो बेसिकली मैं यही तो कह रहा हूं कि वो कह रहा है कि उसने स्पेसिफिकली बोला कि इसने क्या किया है यहाँ पे ना, स्पेसिफिकली बोला, मतलब मैंने उस वक्त जब टेस्ट कर रहा था मैंने भी यही करना चाहा था, लेकिन आपने ये कहा था, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या कह रहा है, क्लियरली कह रहा है, ये रिव्यू करते हुए आपने नोट किया कि सिंपली उसने रिकॉर्ड किया राइट ऑफ यूज और कॉरेस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंटल्स, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। फिर IDC भी नहीं लिया, फिर PO भी नहीं लिया, तो कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ क्या कह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 48 मिलियन, वो भी डिस्काउंट किए 16 पे, ये मसला था। ठीक है, तो बिल्कुल गलती उसने स्पेसिफिक करके लिख दी थी, तो बाकी फिर अगला काम हम कह रहे हैं कि सारा सही किया हुआ उसने। इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट 155.8, ये रॉन्ग अब चल रहा है, रॉन्ग, वो जो रॉन्ग होना था वो बता दिया उसने। तो यकम जनवरी 24 पे 48 और यकम जनवरी 25 पे 48, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इन्हीं फिगर्स के ऊपर बेस कर रहा है जी। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, वैसे तो अगले साल की है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे आगे जाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करना है, गलत एंट्री राइट ऑफ यूज की गलत एंट्री पहली, इसकी गलत एंट्री इंटरेस्ट की, वो भी आ गया, लेकिन चलो खैर लिख दो, अब क्या है बता दो। 80.30.8 लिख लिया हमने, वैसे इसकी जरूरत को नहीं, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत थी अगले साल में। तो व्हाट हैज बीन डन बाय अकाउंटेंट, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 155.8 से, थोड़ी जगह प्लस माइनस करेंगे यहीं पे ब्रैकेट में, 155.8 155.8। चुप नहीं है बेटा, बड़ा क्लियर बता रहा है कि यही बस वो फिगर्स हैं जिनके ऊपर उसने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और बस इसी के हिसाब से आगे चला है।
जी, राइट ऑफ यूज को क्या कर दिया उसने, ये सॉरी आईडीसी को क्या कर दिया उसने, एक्सपेंस आउट। आईडीसी तो इसने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया आईडीसी का 8। उसके अलावा कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का कोई जिक्र, सिंपली इधर देखो आपने क्या नोट किया है, ही हैज सिंपली रिकॉग्नाइज्ड, सिर्फ मतलब अंग्रेजी लिखने की कोशिश की उसने अपनी तरफ से कि ये सिर्फ उसने रिकॉर्ड किया है एसेट और कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी को एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंटल्स। तो बस इसका मतलब ना आईडीसी को कह रहा एक्सपेंस आउट कर दिया, अगर आईडीसी को वो असल में ना आईडीसी में कैश पे हुआ है इसलिए उसको भूला नहीं है, कुछ किया जरूर है, ठीक है ना, लेकिन पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग निकाल कर तो कोई डबल एंट्री में कैश आ नहीं रहा था तो भी उसने भूला ही है, कोई नहीं नजर आ रहा तो कुछ नहीं किया। फिर एंड पर उसने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की एंट्री की होनी है, तो ये एंट्री भी इसने कोई नहीं की, हाँ ये जरूर की होगी, ये तो लाजमी बात है, कैश जब इन्वॉल्व हो जाता है। जी 48 ये एंट्री भी इसने बिल्कुल की है लेकिन अपनी फिगर से की है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अच्छा देखो वर्किंग इधर रख लो, वर्किंग नंबर कौन सा हमने अभी किया है इसका रेफरेंस लेना है, वर्किंग नंबर 6 का रेफरेंस दे दो ना, वैसे 6 ही चलानी 5 ही चलानी चाहिए थी, अभी भी मौका है, बट ठीक है यार इतनी वर्किंग ओपन कर बैठे, वर्किंग 5। वैसे मसला कोई नहीं, पर्चे में ऐसे ही चल रहा होता है, अगली वर्किंग कोई मसला नहीं, खैर है जान दो। अच्छा मैं तेजी से कर रहा हूँ सवाल, तेजी से करने का पर्चे में ऐसे चल रहा होता है, जैसे मैं ये भूल गया था याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक आधा नंबर गया कोई बात नहीं, चलता रहता है तेजी में, जैसे मैं ये भूला था अभी तो सारे बैठे हैं ना तो आपने याद करा दिया। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट वर्किंग 5 से 17.2, उसके बाद उसने डेप्रिसिएशन निकाली होगी, अब उसने डेप्शन निकाली होगी अपने किसी एसेट के हिसाब से, तो डेप्रिसिएशन अब ये सिंपल ही है, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, यहीं पे कर दो। राइट ऑफ यूज उसने 155.8 का किया है, और आपके ख्याल में अब यहाँ पे दूसरा मसला आया था, ठीक है, आपके ख्याल में उसने 4 साल लिया होगा या 7 साल, उसने तो किधर गया, उसने तो सिंपली 48 मिलियन को पकड़ा है और सिर्फ उसी को ही लेकर चला है, तो जब आपने ऊपर अब परचेज ऑप्शन को इग्नोर किया है तो मतलब फिर 4 साल ही रेलेवेंट बनता है। उसने फिर कहा यार बस 4 साल ही ऐसी 4 साल के ऊपर इसको डेप्रिशिएट कर दें सादा, डिवाइड बाय 4, उसको क्या पता पीओ क्या होता है, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो रही है, बस सादा काम ही किया उसने, ठीक है, बारीकियों का शायद पता नहीं था उसको। बोलो नहीं आप .1 चल रहा है, और कोई एंट्री जो इसने की हो मुझसे रह गई हो, इजाफी एंट्री हमारी वही प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के बाकी हैं तो सही, उसकी एक गलत है, बाकी की फिगर सबकी गलत है, हमने प्रोविजन और उसकी वो की है अनवाइंडिंग, उसने वो भी नहीं किया हो। जी सही है। अब कैलकुलेटर पकड़ लो प्लीज, ये जल्दी करने का तरीका है आप परिचय में, ठीक है, डेबिट्स को प्लस पे रखना है और क्रेडिट्स को माइनस पे, एंड पे आंसर प्लस आया तो बोलेंगे डेबिट, ठीक है, कैलकुलेटर सबके हाथ में होना चाहिए, हाँ सब कुछ छोड़ दें आप, टाइम बड़ा लगता है वरना इसमें। प्लस 198 राइट ऑफ यूज को पकड़ना है, प्लस 8 प्लस 11.5 ये माइनस 31.1 कर दो, क्योंकि ये बेसिकली क्या है राइट ऑफ यूज, में ब्रैकेट में राइट ऑफ यूज भी लिख देता हूँ आपको जरा आसानी से समझ आ जाएगा, यहाँ पे भी कर देते हैं फिर यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। ले जी राइट ऑफ यूज कहीं और तो नजर नहीं आ रहा, राइट ऑफ यूज कहीं और तो नजर नहीं आ रहा, पूरी एंट्रीज ओरिजिनल में देख लो, बोलो कहीं और तो नजर नहीं आ रहा, पक्का मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है तो बता दें, नहीं है ठीक है, तो लें जी ये नेट में आप कह रहे हैं राइट ऑफ यूज को डेबिट होना चाहिए था कितने से 186 से, ठीक है 0.4 से। अब इधर आ जाओ फिर कैलकुलेटर पकड़ लो, प्लस और माइनस, ले ये तो कम ही हुआ है, यानी जितने से डेबिट होना था
उससे कम से ही हुआ है, तो मजीद डेबिट करना पड़ेगा आपको। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, राइट ऑफ यूज 186, ये लिख लेना, साइड पे लिख लेना, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग ऐसे करके लिख लिया करो। 186 पॉइंट कितना था, 4, इससे डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डेबिट कितने से हुआ है, 111.9, तो डेबिट होना चाहिए था 186 से, हुआ है 116 से, तो मजीद डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे डेबिट करो पॉइंट, ठीक है। अब ये गई चीजें। अच्छा, कैश की गलती नहीं करता, पहले ही फड़का दो। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। और कैश कोई नहीं है। अब लीज लायबिलिटी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। लीज लायबिलिटी, अब इसको माइनस पे रखना है। -198 प्लस 48, इसको अलग रखो बस जी। माइनस यानी 150 से क्रेडिट होना चाहिए था लीज लायबिलिटी को। 155 माइनस 155.8 प्लस 48 जी। और तो कोई नहीं है, यानी क्रेडिट होना चाहिए था इससे, क्रेडिट हुआ अभी सिर्फ, तो फिर मजीद। अच्छा, अकेली एंट्री भी कर सकते हैं आप। और वैसे क्या आ रहा है इसका आंसर, 42 पॉइंट। तो आपने यहाँ पर लिखा जी लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करना चाहिए था। अब यहाँ पे लिख लो 150 माइनस 107.8 जी। क्रेडिट होना चाहिए था 150 से, हुआ 107 से, तो मजीद क्रेडिट करोगे ना, बोलो 50 42 पॉइंट, कोई नहीं, हो जाएगी एंट्री 42.2, ये भी गया। इंटरेस्ट पेएबल अलग भी कर सकते थे, लीज लायबिलिटी भी बना सकते थे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, अब प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग रह गया हमारे पास। पीवी फॉर डिसमेंटलिंग -11.5 -1.5, यानी क्रेडिट होना चाहिए था पीवी कितने से, -13, यानी क्रेडिट होना चाहिए था 13 से, सिरे से हुआ ही कोई नहीं क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दें 13 से। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 11.5 प्लस 1.5, तो ये आपने कहा जी 13, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल को भी पकड़ लो। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था बस, और तो नहीं है ना कोई, इसको तो साइड पे करो। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था 16.5 से, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो गया 17.2 से, ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो डेबिट कर दे इंटरेस्ट पेएबल। अब अल्लाह करे एक रह गया जो वो ऊपर ही ना आ जाए, चलो खैर, ऊपर आप तो जगह छोड़ के एंट्री करते हैं ना जी। होना चाहिए था क्रेडिट, तो 17.2 माइनस कर दें, बल्कि आप जिस तरतीब पे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे, आपने यहाँ डेबिट क्रेडिट तो सोचा ही होता है। खैर, और हुआ है सिर्फ 16.5 से, तो मजीद 7 से डेबिट कर दें। अब सब कुछ ही गया, रह क्या गया, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये अलग अलग भी आ सकते हैं वैसे बाय द वे, लेकिन अब इकट्ठी एंट्री करनी है या अलग अलग करनी है, बता दो। हाँ, जाने दें, थोड़ी सी जगह फिर मुझे बनाने देते हो, फिर मुझे थोड़ी सी जगह बनाने दो। हो सकता है कोई चीज़ और आ जाए, फिर तैयारी कर ली अगर आपने तो ठीक है। ले जी, एक जगह तो छोड़ के रखे ना, 2 आ गए थे, फिर और थले ले आवांगे। 42 पॉइंट क्या था, 2। ऐसे सुनो अब इंटरेस्ट पेएबल, डेप्रीसिएशन, वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज उसने बोली है या एंट्री बोली है, चलो खैर उसने करेक्टिंग एंट्रीज बोली है, हम कंबाइन करके भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। एक ही एंट्री कर दें, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। इसका डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, बोलो जरा, चेक कर लो जरा, नहीं हुआ, चलो फिर पकड़ो। अब पीएनएल शुरू हो गया जी। एक्सपेंस को
इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले अलग से देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस 16.5 और प्लस 1.5 डेबिट होना चाहिए था इंटरेस्ट एक्सपेंस को 18 से, डेबिट हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस 17.2 से, यानी जितने से डेबिट होना चाहिए था उससे कम से डेबिट हुआ है, तो मजीद क्या कर लें, डेबिट कर लें। ये एक और भी एक्सपेंस है यार, वैसे तोड़ की एंट्रीज कर लेते हैं, इससे तो बेहतर है, इससे बेहतर है, वो आसान है। वैसे मैं कर देता हूँ, पहले ये कर लेते हैं, अब शुरू किया है तो अब ये कर लेते हैं, लेकिन फिर तोड़ के भी एंट्रीज कर दूंगा, ठीक है। तोड़ के एंट्री कैसे है, ये होना था, ये हुआ, इसको सीधा करें, ये होना था, ये हो गया, इसको सीधा करें, ये होना था, नहीं हुआ, लिख लें, ये होना था, हो गया, कुछ ना करें, ये होना था, डिफरेंट हुआ, सही कर लें, ये होना था, डिफरेंट हुआ, सही कर लें, ये होना था, नहीं हुआ, कर लें। ये ज़्यादा आसान है, क्या ख्याल है, हो ये भी जानी है, हो ये भी जानी, लेकिन मुझे लग रहा है कि पर्चे में ये अप्रोच नहीं है अच्छी मेरे ख्याल से। तो अब इसमें सिर्फ क्या करना था हमने, इसमें हमने एक्सपेंस एक लिखना है, वो भी डेबिट साइड पे, फिर ये एक्सपेंस भी डेबिट पे आ रहा है, फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है 31 होना, हो गया है 38 होना चाहिए 31, तो ये कुछ डेबिट्स आने हैं, बराबर हो जाना है, ठीक है। वैसे घर पे कर लेना, पर मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले कर लें, उसके बाद दूसरा भी कर लेंगे, ये ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, इसकी बजाय ज़्यादा आसान क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज अलग अलग तोड़ के कर लें, ज़्यादा आसान है। राइट ऑफ यूज डेबिट होना था कितने से, 198 से, हुआ है 155.8 से, तो मजीद डेबिट कर लो कितने से, कितना 42 पॉइंट। अब इसको साथ ही लीज लायबिलिटी में भी सेम डाल दो, लीज लायबिलिटी 40, ये जरा आसान है, 23 हो जाएगा, बिल्कुल वो भी हो सकता था, लेकिन वो गलती के चांसेस उसमें लग रहे थे, तो ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़ो, राइट ऑफ यूज डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। एक्सपेंस डेबिट होना था, गलत हुआ है, क्रेडिट करें, कैश तो सही जा रहा है, ये ज्यादा तेजी से हो रहा है काम। आगे बढ़े, राइट ऑफ यूज डेबिट होना था, पीबी ऑफ डिसमेंटलिंग क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, ये तो सिरे से हुआ ही नहीं, तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से, 11 पॉइंट, ये तो हुआ ही नहीं था ना, ये सिरे से हुआ ही नहीं था, तो ये कर लिया। आगे बढ़े, ये होना था, हो गया, कुछ ना करें, होना जरूर था, गलत अमाउंट से हुआ, उल्टा दें, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होना था 16 से, हो गया 17 से, ये ज्यादा इजी लग रहा है, हालांकि टाइम ज्यादा इसमें लगता नजर आ रहा है, लेकिन उसमें गलती के चांसेस लगे, तो मैं खुद मना कर दिया आपको, ये करो, ज्यादा इजी है, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना था 16, हो गया 17, तो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, तो रिवर्स कर दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट 17.2 माइनस 16.5 पॉइंट, नेक्स्ट इधर पॉइंट, डेप्शन डेबिट होना था 31 से, हो गया 38 से, उल्टा दो इसको भी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है ना, ये तेजी से हो गया, थोड़ा काम ज्यादा हुआ है, पर तेजी से हो गया, ये काम तेजी से हो गया, फौरन हुआ जी। 17 पॉइंट नहीं यार, 38 पॉइंट, अच्छा आंसर बता रहे थे, 38.9 नहीं, वर्किंग तो शो करनी है ना, 31.1 जी, 8। और आखिरी एंट्री होनी थी ना, उसने ये एंट्री की थी ना उसकी अनवाइंडिंग, तो वो भी कर लिया हमने, ठीक है। तो ये जरा ज्यादा इजी रहा है काम, ऐसे ही कर लें, बाकी सुकून से आप वो एंट्री भी कर लेते जितनी हुई पड़ी थी उसके अंदर, बस मैंने जैसे ज़बानी बोला है ना वो कर लें, पर उसमें पर्चे के हिसाब से मेरे ख्याल में गलती के चांसेस ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 1.5, ठीक है जी, ये ज़्यादा इजी रहा काम। पिक्चर लें अगली बार वालों के लिए, पहली बार पार्ट भी नहीं देना बच्चों को, यही वाला ले ली पिक्चर पूरी, अब ले आओ इधर, चलो यार। ये रीसेंट अटेम्प्ट में कोई सवाल अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है अगर आप इस पर्चे में होते तो पास हो जाते आराम से, लेकिन अब ये क्यों लग रहा है, अभी ताज़ा सेशन एंड हुआ है, आपने पढ़ रहे थे, तो महीने में अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये नहीं लगेगा। IFRS 8 की तरह, जो नहीं पढ़ा भाई ने, रिवाइज भी नहीं ना किया किसी टेस्ट में भी, लिफ्ट नहीं कराई, आया ही नहीं था तो बस आपने इसको ध्यान में रखना है कि टर्म टेस्ट में जो आया वो ICAP में तो नहीं आना, ICAP में सिलेबस में कुछ भी आना है,
सारा कुछ कराया गया है, पूरा पर्चा हमने किया है। अल्लाह का शुक्र है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं निकला जो, हालांकि पेपर तो बाद में किया है, एक दो सवाल एक्सीडेंटली हो गए थे, बाकी तो साथ साथ बंदा करता ही आता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो है वो, तो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर्ड थे। बहरहाल पेपर का अपना प्रेशर भी होता है, मंजिल सामने है, कैफ एंड पे है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। किधर गया है IFRS 9 यार? आ जाओ जी, वो निकाल लो अपने नोट्स। ये मैंने गंद शंद मारा, हाथ सीधा था। आपको दोबारा बताता हूँ जी। आ जाए अपने पेज 679 पे आ जाए। अदर एरियाज में करंट नॉन करंट बाइफर्केशन, पूरा सेशन करेंगे 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 कहता रहा, करवाया नहीं। हालांकि 10 मिनट की बात थी, लेकिन आप देखें ना, जब हम किसी स्टैंडर्ड में से आगे निकल जाते थे तो अगले में तो ना खूब जाते थे कि एक 5 मिनट भी 10 मिनट भी नहीं निकल रहे होते थे। तो आज अल्लाह ने मौका दे दिया है कर लेते हैं इसको। रिकॉर्डिंग कितनी देर की हुई है भाई? पार्ट सी की 1 घंटा 10 मिनट पे इसको रोक देना है, फिर अगला 1 घंटा 10 मिनट यहाँ से शुरू करना है, फिर असर पे रोक देना है। इंशाल्लाह असर के बाद आएंगे ज़रूर थोड़ी देर के लिए, जो बच्चा कुचा काम अगर हुआ तो। असर से पहले ख़त्म होता मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन स्पीड नहीं मारनी खाम का, आराम से करें। भाई का भी सवाल रहता है अभी फाइनल अकाउंट्स का, बाजी ने भी एक सवाल देखना है, पता नहीं वो कब देखना है उन्होंने, तो इस ब्रेक में अब देखेंगी, ठीक है। तो अगर कोई मसला होगा तो ये पूछ लें, फिर जो मसले मुझे को नज़र आएंगे वो तो मैं बाद बुलाऊंगा ना, आपके तो मसले हल होकर जाएँ कम अज़ कम। नहीं है इतनी देर डिस्कशन, सवाल पूरा नहीं कराना, इसके सवाल में 2-4 बातें इसकी होनी है, बस सवाल ओपन कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, करंट नॉन करंट की IFRS 9 में बाइफर्केशन की बात रह गई थी। बात आसान है, मुश्किल नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। हम बैलेंस शीट बना रहे हो, ये यहाँ पर इन सवालों में बनी भी हुई है, लेकिन आपने इनको नहीं देखना वरना वैसे समझ नहीं आएगी। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं अगर 31 दिसंबर 11 की, तो हमें अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी होती थी, ऐसा ही है, बोलो। तो ये कर लिया हमने बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 11 की। अब हमारी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है, ये एसेट्स में नज़र आना है, लेकिन अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, होल्ड टिल मैच्योरिटी है, तो लेट से 5 साल 10 साल बाद कहीं जाके ख़त्म होना है काम। ये बातें करी जाना, पढ़ना मत, बाद में फिर सवाल करना मुझसे। अच्छा, अब वैसे भी गोल्डन डे है आप लोगों का आज, तो गोल्डन आवर्स हैं आपके, अब मैं कह भी कुछ नहीं सकता। अच्छा ये सही है, सरना ने भी जो है ना गुस्सा करके भेजा है कि डांटना नहीं है किसी को, है ना। मैं आपको नहीं डांटने, मैं नहीं डांटूंगा। मैंने पूरे सेशन आपको डांटा है कहीं है? किसी को डांटा हो तो माफ़ कर देना है लगा हो किसी को कि डांटा है तो भी माफ़ कर देना। अच्छा जी, अच्छा, अब बैलेंस शीट के अंदर 31 दिसंबर 11 पर एसेट को हमने शो करना है करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करके। आपने क्या करना है, पर्चे में किसी MCQ में आ जाए, किसी सवाल में आ जाए और एक्सट्रैक्ट ऐसे ही बनाए। IFRS 9 नहीं आया, अब IFRS 9 का सवाल आ जाए और ऐसे ही एक्सट्रैक्ट्स आ जाए। आपने देखा है 2 सवालों में उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे, बायोलॉजिकल एसिड में भी और IAS 38 में भी, बड़ा फेवरेट काम है उसका। तो आपको IFRS 9 का सवाल आ जाए और एक्सट्रैक्ट्स आ जाए, एंट्रियाँ लटरम पटरम करेक्शन भी करनी आती है, सब कुछ करना आता है, बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट रह जाता और वो एक आधा नंबर लूज हो जाता, तो सारी मेहनत ठीक है ज़ाया तो ना हुई, पर्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन जब इतनी मेहनत कर रखी है तो छोटा सा काम है। बड़े ध्यान से देखना, आप ज़रा देखो इधर, तो 205 से बढ़कर ये एसेट 212 में चला गया, तो कितना एसेट अगले 1 साल में रिसीव होता नजर आ रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो लाइन लगाने के बाद आपने देखना है, अपने इस बैलेंस को देखना है, अगर लाइन से आगे ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब कुछ भी करंट नहीं है, उल्टा क्या हो गया, तो बढ़ गया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या थी? IFRS 9 ने कहा था कि आपने 205 में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर ऐड करना है इंटरेस्ट को और कूपन रेट पर माइनस करना है। अब ऐड होने वाली फिगर ज्यादा थी, लेस होने वाली कम थी, जिस वजह से आपको क्या नजर आ रहा है, ये अगले वाला है, सॉरी, ये 205 में
बैलेंस जब होता है ना, इसमें आप फिर ये 32 को ऐड कर रहे हैं और 25 को माइनस कर रहे हैं, तो ये फिर उल्टा कम होने की बजाय क्या हो गया, बढ़ गया। ये सिचुएशन आएगी, अगर ये सिचुएशन आएगी, ये सिचुएशन अगर आएगी, तो फिर आपने इसको जब करंट नॉन करंट में तोड़ना है तो आपने कहना है जी मेरा करंट पोर्शन है 0, तो फिर सारे का सारा क्या हो गया, बैलेंसिंग निकाला करना है। ये नॉन करंट बैलेंसिंग कितना आ गया, कितना आ गया जी, सारे का सारा ही नॉन करंट है। हाँ सॉरी नॉन करंट एसेट, गलती कोई जी, तो करंट एसेट जी, करंट एसेट में क्या आएगा, नील, तो ये 205 क्या बन गया, नॉन करंट। ठीक है, बैलेंस शीट को देखो, तो ऐसे ही आपको अगर ये सवाल आए जिसके अंदर ऐसा मुमकिन है आपके साथ हो सकता है, ये हुआ नहीं पड़ा, ऐसा हो सकता था कि आपका इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम ज़्यादा आ रही है, तो आपने बैलेंस में इनकम ऐड करनी है इफेक्टिव रेट वाली, और रिसीट कूपन रेट वाली माइनस करनी है, ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो फिर ये मामला हो सकता है अगर इधर ज्यादा हो और इधर कम, और अगर इधर कम हो इधर ज्यादा, तो फिर दूसरा मामला होता है। अगले सवाल में देखते हैं जी, शो किया हुआ है और क्या है, इधर कोई शो मारी हुई है, नहीं लिखना है, लिखना है, लिखना है, मतलब नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, लेकिन फिलहाल तो लिखना है। नहीं भी लिखोगे तो क्या मतलब, सारा आपने नॉन करंट में शो किया हुआ। ओके, अगला सवाल आता है जी, एग्जाम्पल 2। बैलेंस शीट 31 नंबर 11 की हमने बनानी है, तो 31 नंबर 11 के नीचे हमने लगा दी लाइन, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने, मतलब आपने लाइन लगानी है या फुटा रखना है, जो भी करना है। जब ये कर लिया तो फिर आपने देखा ओ, तो 195 में से कुछ कमी हो रही है, 195 से, यार ये पता नहीं साइलेंट ही नहीं होता, कड़िंग 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 लगा ही लगा हुआ। अच्छा, तो क्या करेंगे जी, आपने कहना है कि जी ये 195 के 2 टुकड़े करने हैं। अच्छा, करना क्या है, बल्कि ज़्यादा बेहतर पता है क्या है, एक और तरतीब अभी से बना लें। हाँ, आपने एक काम करें, आप बैलेंसिंग हमेशा किसको निकाला करना है, आपने करंट एसेट्स को। लेकिन यहाँ पर तो बात ही सादा हो गई ना, ठीक है, ये मैं अब मेरे दिमाग में वो आ गया जो IFRS 16 में नहीं छोड़ा था हमने, उस सवालों में आपने आइडेंटिफाई किया था कि लेसर के नोट में तो नेट इन्वेस्टमेंट वो भी रहता है एक पॉइंट, वो भी मैंने कराना है ना, वो भी करा लूँ तो फिर मेरी तरफ से तसल्ली हो जाएगी। बाकी फिर छोटी छोटी चीज़ें कोई हो भी तो आप खुद कर भी लेते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मेरी नज़र में आ गई, मुझे लगा, तो वो उसको फिर मैं अगले हफ्ते बुला लूँगा। ओके, एनीवेज, अब यहाँ पर आपने क्या किया जी, बस सिंपली यहाँ पर क्या कहा, ये तो नजर आ रहा है कि जी सारे का सारा, पहले आपने क्या लिखा, 0 जी करंट है। देखो ऐसे तरतीब ये रखनी है, स्टेप 1, 0 क्या है, करंट। क्यों, वो जी 205 से उल्टा 212 में चला गया, कम होने की बजाय उल्टा तो बढ़ गया। अगले 12 महीने में क्या रिसीव हो रहा है भाई, कुछ रिसीव नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ गया रिसीवेबल, इसलिए करंट क्या है, 0। तो बैलेंसिंग क्या आ गया, अगर 0 करंट है इसमें से, तो बैलेंसिंग फिर 205 सारे का सारा क्या आ गया। ये मैं कुछ किसी वजह से कह रहा हूँ हम बस, हालांकि वहां पर भी ना मैंने देखा है अभी, तो नोट के अंदर भी वहां पर बैलेंसिंग करंट लायबिलिटी है वहां पर नेट इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो करंट एसेट है, लेकिन वो मुश्किल है, ये आसान है, इसलिए मैं अभी से जरा इस पर डाल दूँ। ठीक है, क्या कर लेंगे, करंट को निकाल लेंगे, नॉन करंट क्या कर लेंगे, बैलेंसिंग। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जी, इस सवाल में आए। अब इस सवाल में अगेन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने क्या करना है, आपने इस लाइन से ऊपर देखना है जी, 195 से तो 188 पे आ रहा है, मतलब कुछ पेमेंट हो रही है अगले साल, कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं अगले साल नेट में। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये फिगर ज़्यादा है, कम है, और ये फिगर ज़्यादा, इसी वजह से तो कुछ पेमेंट आ रही है। ये फिगर कम है, ये फिगर ज़्यादा है, ठीक है ना। अब क्या कहा है मैंने, पहले क्या कर लो, करंट पोर्शन निकालो। अब मुझे बताओ, लाइन से आगे क्या पड़ा होता है, करंट पोर्शन, यानी आप इस 18 को क्या कहोगे, ये हमारा करंट पोर्शन है कि नहीं है, बोलो 18 क्या है, 18 क्या है। अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि 195 जो है ना, 195, इसमें 18 ने ऐड होना है और 25 ने लेस होना है। 18 ने ऐड होना है, 25 ने लेस होना है। मुश्किल काम है करंट पोर्शन निकालना,
मुश्किल काम है। तो क्या बोला है आपने, ओहो मैं उलट लिखा है, आई एम सॉरी। मैं यही कह रहा था कि वहां पर असल तैयारी वहां की करा रहा हूँ, क्या करना है हमने, सॉरी, मैं अगला नोट दिमाग में चल रहा है मेरे, ठीक है। करंट निकालना मुश्किल होता है क्योंकि करंट के अंदर ये मसला होता है, करंट के अंदर इंटरेस्ट भी पड़ा होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, ये सिंपल है, इसमें तो क्या है, करंट जीरो हो गया क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा था, ये सिंपल केस है। यहां पे जब आएंगे तो क्या करना है, आपने नहीं निकालना पहले करंट, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। आपने ये देखना है कि ये अगले 1 साल में भी पे नहीं हो रहा, तो ये क्या कर लिया आपने, नॉन करंट निकाल लिया, एसिडी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है, एसिडी चल रहा है 195, और करंट क्या निकाल लो, बैलेंसिंग। क्योंकि करंट निकालना मैं अर्ज कर रहा था मुश्किल है, करंट निकालना अभी असल में तो आपको कहानी पता लग जाएगी, लेकिन मुश्किल तरीका है ये। सॉरी मैं जरा उलट कह गया, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप नॉन करंट पहले निकाला करें, वो आसान है, ये तो वेरी सिंपल, ये तो केस ही बड़ा सादा है ना, तो वेरी वेरी सिंपल केस, क्या है ही कुछ नहीं यार, करंट उल्टा बढ़ रहा है क्योंकि ऐड होने वाली फिगर ज्यादा है, लेस होने वाली फिगर कम है। 205 में ऐड होगा, 32 फ्यूचर में लेस होगा, 25, तो रिसीव क्या होना है, उल्टा बढ़ जाना है, बैलेंस में उल्टा। ये तो सिंपल हो गया ना। यहां पर कुछ करंट है, अब दिल क्या कर रहा था, दिल कर रहा था कि पहले करंट निकाले, मैंने इसी से मना करना है, किसी और काम के लिए कह रहा हूं ताकि दोनों एक जैसे बन जाए, जरा जो दोनों चीज रहती थी एक जैसी बन जाए, ठीक है। क्या करो, देखो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, 18 करंट है या 25 करंट है, 18 करंट है या 25 करंट है, मुश्किल है कि नहीं, इसमें ऐड होगा ये, लेस होगा ये मुश्किल है। आसान क्या है, 195 से 188 हो जाएगा, कुछ रिसीव हो जाएगा, 188 रिसीवेबल होगा, वो फिर भी रिसीव नहीं होना, तो वो क्या है, नॉन करंट। तो पहले किसको निकाला, नॉन करंट को। अब बैलेंसिंग जब करंट निकाला तो कितना बना, बोलो नॉन करंट, नॉन करंट कितना है, तो अगर बैलेंसिंग निकाला तो कितना निकला, ये वही 7 है जो मैं यहां से कह रहा था कि ये ऐड हो जाए और ये लेस हो जाए। लेकिन ये इतना सादा सवाल है कि इसके अंदर तो आप कह रहे हो यार यही आसान लग रहा है, भाई मुश्किल सवाल तो वो बनेगा जिसके अंदर आपका ईयर एंड और आपका बॉन्ड का ईयर एंड और आपका फाइनल ईयर एंड डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर ये करंट निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये तरतीब पे डाल रहा हूं, वरना तो ठीक है, ये काम ठीक है। क्या करो, आप कहो जी 18 ऐड होगा, एंट्रीज करके देख लो, और 25 लेस होगा, तो नेट में फिर 7 ने कम होना है, तो ये करंट है। ये मुश्किल काम है, आसान क्या है, ये एसिड है, कम हो रहा है तो मतलब कुछ रिसीव हो रहा है, तो अब जो अगले साल भी नहीं रिसीव होना, 31 दिसंबर अगले साल के एंड तक भी रिसीव नहीं होता नजर, वो क्या कर लो, नॉन करंट। 195 से ये नॉन करंट हो गया, तो बाकी क्या है, करंट। अब अल्टीमेटली काम तो वही हुआ है, समझ आई बात की। इसको कहां शो करोगे, सबसे सिंपल, बढ़ रहा है, जान छुड़ाओ, सारा नॉन करंट, कम हो रहा है, ओ कुछ रिसीव हो रहा है, तो करंट। लेकिन करंट नहीं निकालोगे, क्या पहले पकड़ो, यहां पे लिखोगे नॉन करंट, और बैलेंसिंग निकालोगे करंट। नॉन करंट कैसे पता लगेगा, लाइन से नीचे वाला नॉन करंट है, और 195 से ये नॉन करंट है, तो बाकी क्या है, करंट। अब डीप डाउन जाकर देखोगे तो अब मसला कहां आता है, जब इतना आसान काम नहीं होता। दिखाता हूं आगे, वो काम भी बता देता हूं, काम भी बताता हूं, ठीक है। अगले सवाल में आए, ये मैंने काट दिया है, ये इसलिए काट दिया है कि एडवांस में इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे आ सकता है, ये ऐसे सवाल अब देता ही नहीं है, ठीक है। इसको काट दे, 4 पे आए, जो मैं मसला कह रहा था उस पर चले, ठीक है। 4 पे आए, देखें जी, 1 जनवरी 2015, बल्कि नहीं, ये भी अच्छा नहीं समझाता, एक सवाल बनाते हैं, एक सवाल हम बनाते हैं। ये अच्छा इसलिए नहीं समझा रहा कि ये पे क्या, ये कराऊंगा सही बाद में कराऊंगा, लेकिन ये बहुत आसान है। मैं जिस मसले की तरफ, मैंने जो मसला आपके सामने उजागर किया है, उसमें दोनों फिगर्स होनी चाहिए, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक सवाल बनाते हैं छोटा सा जल्दी से, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4A, 4 से पहले 4A करते हैं, फिर उसको 4B कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल बनाते हैं, थोड़ा सा, इतना भी कौन सा अच्छा। मैं एक सवाल में डाटा लिख रहा हूं, डेट 1 अप्रैल 15, ईयर एंड मेरा 31 दिसंबर है, ठीक है। ये मैं कह रहा था कि ये चेंज भी हो सकता है ना, ठीक है। डेट, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम एट इफेक्टिव रेट होता है, बोलो, सिंपल सा सवाल बनाते हैं कोई, और फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ कूपन रेट होता है, और फिर क्या होता है जी, बैलेंस। बिल्कुल सिंपल सा सवाल रखता हूं मैं,
ठीक है। यकम अप्रैल 15 को हमने इन्वेस्टमेंट की 100 रुपये की, ठीक है भाई, ज़रा जागना, नाम जागना ज़रा। उसके बाद इधर क्या लिखूंगा मैं, 31 दिसंबर 15 ना, मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 15, तो यही लिखूंगा ना, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, इंस्ट्रूमेंट के ईयर एंड को लिखेंगे, बाद में देखेंगे अपना साल। ये मसला मैं कह रहा था, जब आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 आया, और मैंने कहा जी मिसाल के तौर पे ये 20 है और मसलन ये 8 है, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज अब कोई बन गई होगी, कितनी परसेंटेज बनती है, ये इफेक्टिव रेट कितना रहा होगा, 20%, और कूपन रेट कितना रहा होगा, 8%। बस ऐसे ही बन गया, एक सवाल बन गया, ठीक है, बनना था बन गया। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना है, 112, ठीक है। अब मामला गड़बड़ है। मामला क्यों गड़बड़ है बच्चों, मामला गड़बड़ इस वजह से है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड और इस इंस्ट्रूमेंट का ईयर एंड डिफरेंट है। अगर अब लाइन लगाऊं मैं, यहाँ पर लाइन तो यहीं लगेगी ना, मेरा ईयर एंड आ रहा है जी, मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2000। मैं स्टेटमेंट ऑफ क्या बना रहे थे, ऐसे ही सवाल में ज़रा नकल कर लेना, वैसे ही करें ना हम सवाल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स नॉन, ठीक है, ऐसे ही ज़रा शक्ल आ जाए। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लंबा तरीका पहले बताऊंगा, लंबा तरीका, जिससे बचाने के लिए पहले आपको क्या कहा है, नॉन करंट रख लिया करो और बैलेंसिंग करंट निकालो, ज़रा ज़िंदगी आसान हो जाती है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहेंगे फिर वो आप जो मर्जी करिएगा, ठीक है। हालांकि मैं आज से पहले तक, मैं अभी थोड़ी देर पहले तक ये तरीका नहीं था, ये वाला डिफरेंट किया है। उसकी वजह ये कि मैं अभी आपकी क्लास में आने से पहले ना वो नोट देख रहा था, वो जो लीज का नोट है, ये जो ब्रेक से पहले ना, जो जोहर के बाद जब 10-15 मिनट वेट किया मैंने, बच्चों ने बुलाया हुआ था कहीं, तो मैंने वो सवाल देखा, तो उसके अंदर करंट पहले निकला हुआ था, नॉन करंट बैलेंसिंग था, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। तो फिर दूसरी तरह से जब सोचा तो वो आसान लगा। अब वहाँ पर वो सोच कर आ रहा था, तो मैंने कहा फिर यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, बात तो एक ही है, दोनों में से कोई एक निकाल लें, तो जो आसान लग रहा है आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले वो जो आज से पहले करते आए वो करके देखते हैं। हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेनी है, करंट एसेट्स में भी और नॉन करंट में भी, ऐसा ही है। और बोलो, अच्छा, अब एक तो तरीका ये मैं जनाब 31 दिसंबर 2015 पे मेरा ईयर एंड हो गया। अब मुसीबत तो यही है ना, मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, लेकिन अभी इसका ईयर एंड, भाई साहब का ईयर एंड नहीं हुआ। अब आपको इतना तो याद होना चाहिए कि आप एक एंट्री किया करते थे, सबसे पहली एंट्री आप क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर या जो भी है, डेबिट और कैश क्रेडिट, वो 100, वो सारे रूल्स आपको याद हैं, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एफईटी अमोर्टाइज कॉस्ट वाला है ना, एफईटी ओसीआई या अमोर्टाइज कॉस्ट में ऐड करते थे, तो ऐड अगर है तो हुई है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, वो बहस में नहीं जा रहा मैं, ठीक है। बस ये 100 डिसाइड हो गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये आप कर दिया करते थे 1/4/2015 को एंट्री कर दी, उसके बाद आपका ईयर एंड आ जाता था। तो क्या करते थे, ये सवाल हमने किए हुए हैं, ये सवाल हमने किए हुए हैं, ये हैंड रिटन पेज पे जाके सवाल किया, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऐसे ही लीज का भी किया था, ऐसे ही IS-21 में भी किया था, ये तो हम जगह जगह करते आए इस बार कि हमारा ईयर एंड, अभी थोड़ा अर्सा पहले IFRS 15 में भी कर लिया। तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का ईयर एंड, अपने बॉन्ड का ईयर एंड, अपनी लीज का ईयर एंड, अपने लोन, फॉरेन करेंसी लोन का ईयर एंड लेकर चलते हैं। हम फाइनेंशियल ईयर एंड को तो बाद में देखते हैं, तो वही किया हमने। अब ईयर एंड आया तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट करना पड़ा, ठीक है। जब ये करने की बारी आई तो इंटरेस्ट तो आपका इफेक्टिव रेट वाला 20 जाना था, लेकिन मुसीबत ये है कि ये पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है 20, ठीक है। तो आपको इनटू क्या करना पड़ा, 9/9 महीने है ना, बोलो कितना बनता है जी, 15, सीधा सही है, 15, ठीक है। तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर ये बेसिकली इंटरेस्ट इनकम है, सॉरी इंटरेस्ट इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, सॉरी मैं वो किसी और दिमाग में बैठा हूँ आगे जी, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गई। तो ये 100 जमा 15 किस पर नजर आ रहा है, 115 पे, ठीक है। अब ये 115 पे यहाँ पे नजर आना है, ठीक है। अब 115 नॉन करंट है और
करंट क्या बन रहा है, करंट क्या बन रहा है, ये रिसीव होता है ना 100 जमा 20 माइनस नॉन करंट 115 है, तो करंट क्या बन रहा है, हम 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होके क्या ये 8 रिसीव हो नहीं जाना, अगले 1 साल में तो रिसीव हो जाना है ना, और बोलो ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका है, ये लंबा तरीका है और छोटा तरीका कि यहाँ पर भी यही हुआ हुआ है, ये देखो क्या करो, ये लायबिलिटी है, अच्छा एसेट वाला सवाल नहीं है, चलो खैर क्या हो सकता है, ठीक है खैर है, जो भी हो एसेट हो या लायबिलिटी हो। अब हम क्या कर लें, हमने तरतीब पे आना है, हमने कहना है यार देखो वैसे तो साल के बाद फिगर बढ़ रही है 112 हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी इसमें करंट तो नहीं है, लेकिन मुसीबत क्या पड़ गई, मुसीबत ये पड़ गई कि हमारा असल में फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट था, तो हमने देखा कि अगले 1 साल में ये करंट बन रहा है, ये पे होता नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगले 1 साल के अंदर ये नेट करके बोला था, ठीक है, लेकिन करंट निकाला था। अब हमने क्या कहा, अब यहाँ पे फिर वही बात हो रही है, लंबी वाली कहानी क्या है कि 6 महीने का 9 महीने का इंटरेस्ट ऐड कर लें और ये बन जाएगा 115। अब 115 है जो बैलेंस शीट में दिखना है, लेकिन ये बैलेंस शीट में ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये 115 पहले निकाला करते हैं और उस 115 को निकाल कर उसमें से इधर देखकर कहते हैं 8 ये है और बाकी बैलेंसिंग क्या है, बोलो 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 कितना 107। तो ये असल में इसका ब्रेकअप यूं दिखाना पड़ता है क्योंकि ये तो 100 है ही नहीं हमारा, ये 100 तो हमारा है ही नहीं। अब ये स्पेशल केस, स्पेशल केस कब आएगा, ये सिंपल 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आगे बढ़ रहा होगा 0 करंट 0 सारा नॉन करंट, या आगे कम हो रहा होगा। हाँ अच्छा, ये लायबिलिटी एसेट दोनों एक तरह से चलेंगे, पता है ना, लायबिलिटी में बस ये लायबिलिटीज के अंदर नजर आ जाएगा, ओके, ये इन्वेस्टमेंट डिबेंचर की फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी और सही है, सादा ध्यान से देखो आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब कोई करंट नहीं सारा नॉन करंट, आगे कम हो रहा है करंट है। अब वो करंट है, ज्यादा आसानी क्या है, वो किसी और चीज की तैयारी कराइए, ज्यादा आसानी क्या है, आप नॉन करंट को लिख लो, यहां पर नॉन करंट को लिख लो और करंट क्या आ जाए आपका बैलेंसिंग, ठीक है। लेकिन जो ये केस है ना बच्चों, ये आपका शूपैशल केस है, क्या है ये शूपैशल, क्या है शूपैशल, क्योंकि आपका ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट हो गया। अब इसमें मजबूरी है कि आपको एंट्रीज करनी पड़ती हैं, या एंट्रीज करें या एक आसान तरीका है, वो क्या आसान तरीका ये है कि आप इसी सारे काम को एंट्रीज की बजाय ज़रा शॉर्टकट लगाकर कर लें। आप यूं करेंगे, यहाँ पे खड़े होकर आप कहेंगे ओहो ये 100 तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो मेरे ईयर एंड का बैलेंस ही नहीं है, अच्छा फिर 112 ले लूं, ओहो ये भी नहीं है। मजबूरी क्या है, मजबूरी है कि मुझे ये 100 पकड़ना पड़ेगा। अब मैं कहूँगा जी जब मेरा कैरी डाउन है ना वो मुझे निकालना पड़ना है, मेरा कैरी डाउन जो है वो मुझे निकालना पड़ना है, वो मुझे आज रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे, इधर देखो 100 प्लस, अब शॉर्टकट यहाँ पर ये एंट्रीज करके टाइम ज़ाया होता है, शॉर्टकट करोगे क्या, आप कहोगे जी कि इस 20 का कितने %, कितने महीने का इंटरेस्ट इसमें ऐड होना है, 9/12। अब ये आपका कैरी डाउन आपको मजबूरन निकालना पड़ा। अब इसमें कोई वो वाला शॉर्टकट नहीं लग सकता जो अगले के लिए तैयारी कराई है, ठीक है। अब दोबारा आखिरी बार देखो, 3 ही पॉसिबिलिटीज है, बढ़ रहा है कोई करंट नहीं सारा नॉन करंट, कम हो रहा है यस ऑफ कोर्स देयर इज करंट, लेकिन तरीका क्या है, आप नॉन करंट लिखो करंट को बैलेंसिंग, लेकिन अगर ये हो जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी यही है ना, ये हो जाए तो इसके अंदर दोनों सूरतें हो सकती हैं भाई, दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन मसला यह है कि पेमेंट क्योंकि आगे पड़ी होती है तो वो पेमेंट नजर ही नहीं आ रही होती, पर पेमेंट है तो सही। अब इसमें आपकी मजबूरी है, आपके लिए जरूरी है, आप ये निकालोगे कितना 115, ये 115 आपने निकाला खुद। अब इसके अंदर आपको इसे देखकर, इसको देखकर आपको लिखना पड़ेगा 8 और बैलेंसिंग आप करोगे क्या चीज, कितना जी, अभी बताया था, अभी बताया था आपने 100। अब आप कहोगे सर ये 107 और 8 कहीं नजर ही नहीं आ रहा, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये कहीं दरमियान में था 115 और 115 में से फिर 8 पे होना था, लेकिन 115 में से नहीं होता, 115 में मजीद इस 20 के 3/12 ने ऐड भी होना था और फिर जाके 8 ने लेस भी होना था। तो ये स्पेशल केस है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। एंट्री से समझाया आपको, एंट्री समझाकर क्या बताया आपको कि आपका कैरी डाउन किस पे पहुंच गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट, फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट हो गई 115 से। अब एंट्रीज करें बहुत टाइम लगता है, ठीक है,
इसमें से फिर आप कहो जी कि 8 अगले एक साल में पे होता नजर आ रहा है, हम 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं, तो 31 दिसंबर 16 से पहले पहले ये 8 पे हो रहा है ना, पे या रिसीव जो भी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी भी तो हो सकती है, सेम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एसेट लायबिलिटी दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा यार ये 8 तो रिसीव हो जाना है या पे हो जाना है, जो भी है, तो ये तो करंट है, तो ये मजबूरी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता कि ये पहले करो तो आसानी है, ये बाद में करो तो आसानी, इसमें मजबूरी है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, एंट्रीज करके करो, आपकी मर्जी है, लंबा काम। इसमें फिर यहां से देखकर 8 को करंट कहकर एसिड या लायबिलिटी जो भी है यार, बाकी क्या हो जाएगा आपका बैलेंसिंग, क्या हो जाएगा आपका नॉन करंट, ये बहरहाल मजबूरी है, ठीक है, ये मजबूरी है, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ये एसेट हो या लायबिलिटी हो, बात तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो तो एक ही बात है, तरतीब यही होगी, ठीक है। तो ये लंबा काम है, मेरे ख्याल में तो इसको साइड पे करता हूं, मैं कहीं छुपा देता हूं, ये देख तो लिया आपने, ठीक है, ये तरीका है, जरूर आसानी से समझ आ गया क्योंकि आपने बचपन से एंट्री सीखी ऐसी थी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के लिए मेरा मशवरा है आप वर्किंग करोगे, वो आपसे कहता है कि यार बना दो मुझे एक्सट्रैक्ट्स, आपने कहा बिस्मिल्लाह अभी एक्सट्रैक्ट्स बना देते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगे, आपने ये वर्किंग तो पहले करनी है, जब वर्किंग कर ली, आपका ईयर 31 दिसंबर 15 था, अब आपने कहा यार यहां पर मैं लिख लूं 100, मैं कहा नहीं 100 तो नहीं है, 100 तो ओपनिंग पे, अच्छा 112 लिख लूं, नहीं 112 भी नहीं है, अच्छा फिर क्या लिखूं, नहीं जी पहले तो पता लगाएं कि इसमें आना क्या है, तो फिर पहले आपने क्या निकालना है 115 टोटल 115 निकालने के लिए आपने कहा जी 100 जो पड़ा है ना 100, इसमें 31 दिसंबर तक कुछ भी पे एंट्री में नजर आ रहा है, पर एंट्री में नहीं कराना चाह रहा, टाइम लगता है, ठीक है, इस 100 के अंदर ऐड होगा 20 का 9/12, आपने ऐड किया 20 इंटू 9/12, अब जो आंसर आता है, ठीक है, वो कितना आता है वैसे 115, यहीं पे किया आपने, माइनस आपने किया, अच्छा उसमें से जी 8 तो आ जाना है, तो वो 8 इधर लिख लो, यहां से माइनस कर लो, तो आंसर आपका आ गया 107। अब ये स्पेशल केस है, ये कहीं से नहीं आपको नजर आएगा कि वो देखो मैच हो गया, ये देखो मैच हो गया, ये होता भी नहीं था मैच, ठीक है, तो ये मेरे बच्चों माजरत के साथ आपको करना पड़ेगा, ये स्पेशल केस है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम इस पर लगना था जिस वजह से ये रहता रह गया, वरना इतना मसला तो नहीं होना था। थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, यूं मैं कर लेता हूँ, ठहरो इधर देखना जरा, यूं कर लेता हूँ कि कैरी डाउन, इस दिन खड़े होकर, एक मिनट, इस दिन खड़े होकर कैरी डाउन चाहिए मुझे, ये 100 भी नहीं है, और इस दिन का कैरी डाउन कैसे निकलेगा, ये मैंने यही तो निकाला हुआ है, ठीक है, इस दिन का कैरी डाउन ये लो, और जब ये निकल आया तो फिर उसके बाद आपने फिर दोबारा अपनी वर्किंग को देखना है, उसमें देखना है कि 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर 31 दिसंबर 16 से पहले पहले 6 पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, तो वो 8 करंट है और बाकी क्या है बैलेंसिंग, क्या है नॉन करंट। पता नहीं मैं लायबिलिटी लिखी जा रहा हूं, हालांकि मैंने सवाल में एसेट बोला था, लेकिन मेरे सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप जो मर्जी कह लें जी चले यहाँ से 1 मिनट सिर्फ मैं जरा दिखा लूँ इनको, आखिरी रह गया, उसके बाद फिर पार्ट अगला डी शुरू करते हैं, तो उसमें फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा ना, जो वो लीज वाला नोट है। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आखिरी बार देखो, करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन, अगर लाइन लगाओगे अपने साल की पेमेंट के नीचे, ये कब है आइडियल सिनेरियो, जब आपका ईयर एंड और इंस्ट्रूमेंट का ईयर एंड सेम है, अपने साल की आखिरी पेमेंट रिसीट के नीचे लाइन लगाओ, अगर बढ़ रहा है तो कुछ भी करंट नहीं, सारा नॉन करंट, अगर कम हो रहा है तो मतलब कुछ करंट है कुछ नॉन करंट है, तो इसमें आपने इस 195 को तोड़ना है ना, पहले करंट लिखो, बैलेंसिंग नॉन करंट निकालो, आसानी हो जाएगी, ठीक है, आसानी हो जाएगी, वरना इन दोनों को एंट्रीज करके भी करना पड़ सकता है, इसमें भी एंट्रीज कर सकते थे, इसमें पूरी एंट्रीज क्या होंगी 200 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, सॉरी 195 पड़ा है, इसके अंदर 18 डेबिट और 25 क्रेडिट, तो 195 में 18 बढ़ा और 25 कम हुआ, तो ये इस तरह से निकल रहा होता है नेट के अंदर 7 जितना भी था, ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको बैलेंसिंग निकालें, लेकिन ये क्या है, ये मैंने कहा कि ये सवाल देता नहीं, इसको काट दें, क्योंकि ये क्या कर रहा है एडवांस के अंदर कहाँ इंटरेस्ट होता है, तो ये सवाल नहीं पूछता, ठीक है। अच्छा इधर देखो, ये स्पेशल केस है, वो भी स्पेशल है, लेकिन उसके अंदर आगे कुछ वो कूपन वो रिसीव 0 था, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले ये बनाया, वो कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, आपका ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड जो है और इंस्ट्रूमेंट का ईयर एंड सेम ना हो, तो तरतीब तो वही, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाई, लेकिन अब हमारे पास अपने साल का क्लोजिंग है ही नहीं, तो पहले क्लोजिंग निकालें, 100 में जमा करें जो जमा होना है 20, लेकिन पूरा 20 जमा नहीं हो सकता, 9/12 किया 115 आ गया। अब अपने इस वर्किंग के अंदर देखें, अगले 12 महीने में 8 ने रिसीव हो जाना है, तो वो करंट हो गया, बाकी बैलेंसिंग क्या आ गया, ये स्पेशल केस है, सिर्फ इसी के अंदर ये बैलेंसिंग निकाला है, वरना अब मैंने आगे वही चलाना है कि करंट एसेट को आपने बैलेंसिंग निकालना है, ओके। अच्छा ये अब चौथा और आखिरी भी कारी ले यार, अब इसमें क्या है, ये असल में मैंने ये इसलिए मैं इससे भाग गया हूं कि
इसके अंदर भी अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कोई मसला नहीं है। हमें इससे क्या, हमने क्या करना है, हमने 11 की बैलेंस शीट बनानी है। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गई है फिर, या इधर 11 करें या इधर 15 का, 15 कर लीजिए। ओके सुने, हमने 31 दिसंबर 15 की बैलेंस शीट बनानी है, तो 31 दिसंबर 15 के नीचे क्या लगा दिया आपने, लाइन। अब मसला क्या है, मसला ये है 31 दिसंबर पढ़ लें जरा सवाल को एक दफा। ऑन जेकम जनवरी 15 यासिर लिमिटेड इशू डिबेंचर 30 जून 15 ही है, ठीक है, अंडर हेडिंग नॉन करंट। अब यार इस हिसाब से तो यहाँ पर लैंड लग गई है यहाँ पर, ठीक है, जो इसने वर्किंग में सोल्यूशन दिया हुआ है। ओके, हमारा ईयर एंड 30 जून है, आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन ये है क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अच्छा, इससे परेशान ना हो, एसेट या लायबिलिटी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने क्या करना है, हमारा इसके दरमियान 30 जून 15 आ गया ना, मैं वो 30 जून ही नहीं देख रहा था, ये लो। अब मामला तो फिर वही आ गया। मामला क्या है, मामला ये है कि 80 हमारा क्लोजिंग नहीं है, ना ही 88 है, दरमियान में कोई चीज़ है। हमने कहा जी कैरी डाउन निकाल लेते हैं, मसले ही कोई नहीं। तो कैरी डाउन यहाँ निकालना है, और कैरी डाउन यहाँ निकालना है, तो 80 में क्या ऐड करोगे, इफेक्टिव वाला इंटरेस्ट, ऐसा ही है, बोलो, करो फिर यहाँ पे ले आओ, इधर ले आओ ज़रा, कैरी डाउन निकालना है, तो 80 प्लस 8 का 6/12 करेंगे, ऐसा ही है ना। कितना आया जी, 84। अब इस 84 में से कितना अगले एक साल में रिसीव होना है, 0, तो ये 0 हो गया। अब लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी, और बाकी 84 क्या हो गया, ये इसलिए मैंने छोड़ा था, वरना सवाल इससे भी समझ तो ये भी आ जाना था, लेकिन चूंकि इसमें 0 कूपन बॉन्ड था, तो इसमें कोई भी अगले एक साल में रिसीव ही नहीं हो रहा था, तो सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, तो असल में वहां पे समझा ली, लेकिन तरतीब वही है। ये खुद निकाला आपने, उसके बाद देखा आगे क्या रिसीव हो रहा है, कुछ नहीं, तो वो करंट, और बाकी बैलेंसिंग फिर क्या बन गया, नॉन करंट, ठीक है, +4 - 0। अब +4 क्या है, वो एंट्रीज करके ये काम मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना एंट्रीज करने से, तो ये शॉर्टकट है, इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक हो गया, सही है। लो जी, आगे कहानी खत्म, यहाँ पे पार्ट C क्लोज कर दो।